सेकंड सत्र में हमारे बीच में कमलेश तिवारी जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। अनीता जैन जी उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। रीना वर्मा मैम उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। और एक आध लोग और शायद और तो नहीं कोई जुड़े, वो नहीं, पूर्वा बाहेती उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। तो हम लोग देखिए, अभी आप ये चैप्टर खत्म हुआ है, अब 2 चैप्टर बाकी बचे हैं। 2 चैप्टर का मतलब एक चैप्टर का भाग है उसी का 9वां 10वें में। 10वें में 2 भाग है, एक तो मेल बीएचबी में 9वां खत्म हो गया है। 10वें में केवल मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन सिस्टम है। तो मेल वाला जो है वो तिवारी जी, कमलेश तिवारी जी को पढ़ाना है, बात करनी है उस पर। और जो फीमेल सिस्टम है उस पर जो है पूर्वा जी को बात करनी है। तो इस हिसाब से थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जहां जहां आवश्यकता है जो एंडोक्राइनल सिस्टम की, उसको भी थोड़ा सा बताते चलेंगे तो उसमें आसानी रहेगी। तो हम लोग वैसे देख रहे हैं कि हम लोग इसको पढ़ने का तरीका वही है कि हम लोग एक थोड़ा सा एक ही जो कोई और वो है एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड, उसको उसके बारे में सब पता कर लें और लिख लें, और उससे हम लोगों को मालूम हो जाएगा कि इसका क्या फंक्शन है, क्या कहाँ पर है, ये क्या सीक्रेट करता है, और उसके डिसऑर्डर्स में क्या हो सकता है, अधिक में होने में और कम होने में, हाइपो हाइपर दोनों में। हाइपो माने होता है कम, हाइपर माने होता है अधिक। तो बस ये देख लेंगे, इस तरह याद करने का तरीका रहेगा। दूसरा, हम लोगों को अब ये क्लब करना है। देखिए, हम लोग बीएचबी इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम लोग चाइनीज सिस्टम में या आयुर्वेदिक सिस्टम में इसको मैच कर सके। अगर मैचिंग नहीं हम लोग कर पाएंगे तो फिर हम लोगों को फायदा नहीं रहा। सोनिया जी भी उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। तो हमारे यहाँ ये इस एक आध नाम और होंगे शायद, मुझे इसमें दिखाई नहीं पा रहे हैं, लेकिन तो मैं वही बता रहा हूँ कि जैसे TW1 है, हम लोग आयुर्वेद में हम लोग जानते हैं कि हम लोग जो है हमारे पास सब ऑर्गन्स हैं। हम टेस्टिस से लेकर के, हम लोगों ने ओवरी से लेकर के सारे उनको स्थापित कर दिया है। हम लोगों ने मिडिल, हम लोगों ने क्या किया है, जो एक तो हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सिमल ज्वाइंट, और एक होता है डिस्टल ज्वाइंट। डिस्टल ज्वाइंट को हम लोग वात ज्वाइंट बोलते हैं, और मिडिल ज्वाइंट को हम लोग बोलते हैं पित्त ज्वाइंट, और हम लोग प्रॉक्सिमल ज्वाइंट को बोलते हैं कफ ज्वाइंट। तो हम लोगों ने सारे ऑर्गन्स को रखा हुआ है, ऑर्गन्स को तो रखा हुआ है वात ज्वाइंट में और कफ ज्वाइंट में, लेकिन पित्त ज्वाइंट में हम लोगों ने जो भी हमारे चाहे सिस्टम हो, चाहे हमारे ऑर्गन्स हो, चाहे हमारे वो ऑर्गन्स के जो सिक्रेशंस हो, वो चाहे कर्म वाले हों, कर्मेंद्रियां हों, ज्ञानेंद्रियां हों, टिश्यू हों, एनर्जी हो, उन सबको हम लोगों ने बीच वाले में यानी पित्त ज्वाइंट में रखा हुआ है। तो हम लोग सब जान रहे हैं कि शुरुआत कैसे हम लोग करनी है। थैलेमस और हाइपोथैलेमस को हम लोगों ने लेफ्ट, राइट और लेफ्ट में रख दिया है। हाइपोथैलेमस सबसे बड़ा है, ऑर्केस्ट्रा है, और उस ऑर्केस्ट्रा का वो राजा है, यानी हेड है, किंग ऑफ द ऑर्केस्ट्रा कहलाता है। तो वो हाइपोथैलेमस है, वो चीफ है, सबका चीफ है। इंडोक्राइनल सिस्टम का चीफ है, लिम्बिक सिस्टम का चीफ है, और उसके अलावा वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का भी चीफ है। तो इन उसकी वजह से हम लोगों ने आत्मा जो 9 नंबर की है, सबसे शक्तिशाली है, उस पे हम लोग रखा हुआ है, वात ज्वाइंट में रखा हुआ है। थैलेमस को हम लोगों ने राइट में रखा हुआ है, राइट थंब में, जहां शुरुआत वाली होती है। तो थैलेमस का भी रोल सब ब्रेन के रोल है, तो इसलिए थैलेमस और हाइपोथैलेमस को हम लोगों ने बड़ी एनर्जी मानते हुए यहाँ रखा हुआ है। फिर हम लोगों ने ओवरी से शुरू कर दिया है, शुरुआत कर दिया है। तो ओवरी और ये जो मेल फीमेल वाले हैं, टेस्टोस्टेरोन वाला, इन सब का ये सीक्रेशन हम लोगों ने राइट से शुरू कर दिया है। तो आकाश से शुरू हुआ है, फिर हम लोगों ने उसमें नेक्स्ट में हम लोगों ने रख दिया है आकाश वायु, एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड की हम लोगों ने बताया था कि वो उसमें उपयोगिता की थी कि एड्रिनल ग्लैंड जो है वायु की तरह काम करता है। कभी कभी उसकी जरूरत पड़ती है तो वो फ्लाइट और फाइट के
उसमें रहता है, इसलिए वो उसको वायु के साथ रख दिया गया है। पैंक्रियाज को हम लोगों ने फिंगर नंबर 3 में रखा हुआ है, उसका हिंदी में नाम ही अग्न्याशय है, इसलिए उसको हम लोगों ने रख दिया है अग्न्याशय को तब फिंगर नंबर 3 में। फिर फिंगर नंबर 4 में हम लोगों ने हम चले गए थाइमस को हम लोगों ने दिया है। थाइमस बिल्कुल हार्ट के पास होता है और इसको धायमा बोलते हैं। एट द एज ऑफ 14 प्यूबर्टी लेवल पर ये जो है समाप्त होने लगता है, उसके पहले छोटा रहता है। जिस तरह धायमा जो है रक्षा करती है अपने पुत्रों की और उनकी जिनको के बच्चों की होती, जब वो बड़े हो जाते हैं तो उससे संपर्क नहीं रहता और फिर अलग हो जाते हैं, तो वैसे ही किशोर अवस्था तक जो है वो धाइमा को रख दिया है। फिर हम लोगों ने 5वें नंबर रखा हुआ है, हम लोगों ने देखा कि कैल्शियम का इसमें अधिक रोल है, बोन का अधिक रोल है, इसलिए हम लोग पैराथायराइड रख दिया है इसमें। फिर हम लोगों ने देखा थायराइड 6 काल को हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण माना हुआ है और काल का सम्मान न करने पर हमने कहा है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है प्रभावित होता है, यानी कमजोर हो जाता है। और अगर काल की सहायता है, काल की, अग्नि की, वायु की सहायता है, तो शायद हमारा जो है व्यक्तित्व जो है परिमार्जित, परिष्कृत होता है और बड़े उच्च लेवल का हो जाता है। तो हम लोगों ने काल के साथ पैराथायराइड को जोड़ा हुआ है। थायराइड का वही रोल है, ग्रोथ हार्मोन में भी वही फंक्शन करता है। फिर हम लोगों ने 7वें नंबर पर पिट्यूटरी रख दिया है, तो 7वें नंबर में हम लोगों ने पिट्यूटरी रख दिया है। 8वें नंबर पर हमने पीनियल को रख दिया है, पीनियल ग्लैंड को। पोस्ट जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये भी मास्टर ग्लैंड पहले कहलाती थी, लेकिन ये समझ लीजिए कि ये मास्टर है तो वो हेड मास्टर हो गया, हाइपोथैलेमस हेड मास्टर हो गया समझ लीजिए, या चीफ हो गया या मैनेजर हो गया किसी कॉलेज का। तो उस रूप में उस पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है भौतिक सुखों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो उसको हम लोगों को देखना होगा कि भौतिक सुखों के लिए आप उसके 9 हार्मोन है, 7 एंटीरियर एंटीरियर पिट्यूटरी शुरू होता है, एंटीरियर माने सामने का और पोस्टीरियर माने पीछे का, तो पीछे वाले से केवल 2 होते हैं, 2 ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, एडीएच और दूसरा जो है ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन और एडीएच दोनों का बहुत रोल। ऑक्सीटोसिन इज नोन एज लव हार्मोन, वो जहां भी कहीं जरूरत पड़ती है लव की, अफेक्शन की, उस वाले उसमें अफेक्शन भी शामिल है, उसमें अफेक्शनेट जहां होते हैं वहां भी ऑक्सीटोसिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वहां पर उसमें उसका यूज है और लव में भी उसका यूज है। और इसी तरह एडीएच का वो है हमेशा रीनल जो सिक्रेशंस होते हैं, जैसे मान हम सोडियम को रोकना चाहते हैं तो उसके लिए है, तो यूरिनेशन वाले पॉइंट पर उसकी जरूरत है। किडनी में बहुत अधिक उसका एडीएच का रोल है। तो हम लोगों ने बताया। अब हम लोगों को ये जोड़ना है, ये तो हम लोगों ने आयुर्वेद में, जब कभी हमको मान लीजिए कुछ करना हुआ तो आयुर्वेद में हम लोग ये रख दिया। अब हम लोग को इसको ही ट्रांसलेट करना है अपने चाइनीज में भी, कि हमको ये समझ में है अगर कहीं उसकी, हमारे यहाँ क्या है बैलेंसिंग है, चाहे वो हाइपो हो चाहे हाइपर हो, अगर हम मेथी भी लगा देंगे तो हमारा तो बैलेंस हो जाएगा ना, तो हम तो बैलेंस करने की बात कर रहे हैं। उसी तरह हम चाइनीज का अगर पॉइंट हमको मालूम हो तो जैसे TW1 जो है ये गोनेडल और एडेनिल्स के लिए, यानी 1 और 2, जो हमारा 1 और 2 है इसके लिए TW1। ट्रिपल वार्मर को हम लोगों ने क्या कहा है, एंडोक्राइनल सिस्टम का है, वो कहा है मेरिडियन। तो एंडोक्राइनल TW जो है एंडोक्राइनल है, तो इसलिए एंडोक्राइनल होना TW1 जो है उसका पॉइंट है, वो 2 पॉइंट के लिए, गोनेड्स के लिए और एड्रिनल के लिए, यानी ओवरी के लिए, जहां ओवरी की बात आएगी यहाँ टेस्टोस्टेरोन की बात आएगी, तो टेस्टिकल्स की बात आएगी वहां पर आपको गोनेड्स में TW1 को ट्रीटमेंट, एड्रिनल में भी आप ट्रीट करिए, यानी सुप्रा रीजनल वाला जो है जो किडनी के ऊपर होता है उसमें भी यूज करिए। फिर TW2 पैराथायराइड में, थायराइड में और थाइमस में, इसकी कहीं हो तो आप कुछ मत करिए, TW2 का मेथी तो लगा सकते हैं तो मेथी लगा लीजिए। फिर हम लोगों ने कहा है कि TW3 जो है, TW3 पिट्यूटरी का है, बहुत बढ़िया पॉइंट है। और एंटीरियर पिट्यूटरी में अगर आप TW3 को कर रहे हैं तो TW16 को भी करिए, SI15 को भी करिए और गाल ब्लैडर का 21 पॉइंट को भी करिए। 4 पॉइंट को अगर लगा सकें तो आप केवल मेथी लगा देंगे तो भी काम चल जाएगा आपको बैलेंसिंग के लिए। अपने यहाँ जो आप बैलेंस कर रहे हो तो करिए ही, लेकिन आप वहां भी अगर लगा देंगे तो चाइनीज का और आयुर्वेद का हमारा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। कभी आप चाइनीज लगा दीजिए, कभी आयुर्वेद लगा दीजिए। फिर आप देखिए TW20 हाइपोथैलेमस का पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, TW20 उसको मत भूलिए।
TW20 जो है हाइपोथैलेमस का पॉइंट है। थैलेमस का, अब थैलेमस के पॉइंट के लिए ये डॉक्टर बॉल के हैं, थैलेमस में लिए GB4 दिया है, गॉल ब्लैडर का 4 पॉइंट GB4 थैलेमस के लिए है। और देखिए नींद के लिए 2 पॉइंट उन्होंने दे दिए GB16 और GB11। नींद ना आने वाले में पॉइंट में 2 पॉइंट है, GB11 और GB16, 2 पॉइंट दिए हुए हैं। गॉल ब्लैडर के दोनों पॉइंट है, क्योंकि हम लोगों ने हेड वाले माना हुआ है। जो पोस्टेरियर पिट्यूटरी है, इसमें 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, TW3, तो TW3 दोनों के लिए है, और TW3 और GB12 गॉल ब्लैडर का 12वां पॉइंट। मेडुला हम लोगों ने 6 नंबर में मेडुला रखा हुआ है आयुर्वेद में। चाइनीज में हम लोग UB10 को यूज कर रहे हैं, UB10 मेडुला को हम लोगों ने रखा है 6 नंबर की कफ जॉइंट में, तो हम लोग उसको UB10 में मेडुला को हम लोग यूज करेंगे। और पोन्स को हम लोग फिंगर नंबर, पोन्स को हम लोगों ने रखा हुआ है किसमें, फिंगर नंबर 7 में रखा होगा ना, उसके बाद पोन्स है, ठीक है, उस ट्री का ऊपर पॉइंट है, मेडुला के ऊपर पोन्स है, पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन है, तो पोन्स को रखा हुआ है, तो UB9 उसके लिए यूज कर सकते हैं। अगर मिड ब्रेन की बात करेंगे तो UB ना होकर के GB हो जाएगा, GB9 हम लोग जो है मिड ब्रेन को यूज कर पाएंगे। और पीनियल ग्लैंड के लिए अगर हम लोग करना होगा तो UB8 एक पॉइंट है, UB8 यूरिनरी ब्लैडर का 8वां पॉइंट। तो UB और GB के पॉइंट दोनों ब्रेन के लिए बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो उसको आप, तो इस रूप में हम लोग को करना है कि हम लोग दोनों का, हम लोग GB ये जो BHB पढ़ने का फायदा हम लोग का ये है कि इनके बेसिस पर ही हम कर सकते देख सकते हैं। दूसरा जो हमारा मानव शरीर विज्ञान है, तो प्रोफेसर JC अग्रवाल जो है, GC अग्रवाल, ये हेड रहे हैं इलाहाबाद के, तो इन्होंने हिंदी में तो ये किताब लिखी। फिर इसके बाद इंग्लिश की भी इसकी है। इसके बाद जब आप लोग 4th सेमेस्टर के आसपास जाएंगे तो आपको इन्हीं की फिजियोलॉजी वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 इंग्लिश में है केवल, वो मिलेगी। फिर इन्हीं की एनाटॉमी बुक है, वो भी आपको मिलेगी। अगले जब सेमेस्टर में जाएंगे तो 4th में शायद वो भी है, थर्ड 4th में भी आपका वो नहीं है, 4th तक करने के बाद फिर शायद आगे है। तो वो फिजियोलॉजी की 2 किताबें हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, इन्हीं का डिस्क्रिप्शन है बड़े रूप में, बढ़िया, बहुत अच्छी किताबें हैं। आप उनको पढ़ें तो अपने आप ज्ञान काफी प्राप्त होगा। इसके अलावा मैंने कहा कि हिंदी वाले जो हैं, ऋतु राटेवाल को भी आप BHB में पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं उनके, ऋतु राटेवाल को आप उनको सुनिए, आपको लगेगा काफी बैलेंसिंग आपको मिलेगा। फिर प्लस प्रोफेसर GC अग्रवाल ने 2 और कहा है किताबें, उनकी एनाटॉमी की भी किताब है, एक अच्छी एनाटॉमी किताब है, आगे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके तो एम्ब्रियोलॉजी की भी उनकी किताब है, प्लस उनकी किताब 2 परीक्षण 1 परीक्षण 2, और एक किताब है रोगी रोग उपचारक, रोगी कॉमा रोग कॉमा उपचारक। उन्होंने ये माना है, उस किताब के अनुसार लिखने का आशय था कि रोगी और रोग और डॉक्टर के बीच में, यानी थेरेपिस्ट और रोग के बीच में रोगी होता है। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि हेवन, बिटवीन हेवन एंड अर्थ मानव रहता है, तो रोगी है बीच में है, जिस तरफ शिफ्ट करना चाहता है उसी की जीत होती है। अगर वो रोग की तरफ शिफ्ट कर गया तो रोग की जीत हो गई, और अगर वो शिफ्ट कर गया थेरेपिस्ट की तरफ तो उसकी जीत हो गई। यानी आपने कहा कि मान लीजिए आपने कह दिया कि इस पॉइंट को लगाओ और 8 घंटे लगाना, और उसने 2 ही घंटे लगाया, तो वो आपकी तरफ शिफ्ट नहीं कर रहा, वो रोग की तरफ शिफ्ट कर रहा है। आपने कहा कि अच्छा इस कोई डॉक्टर, कोई आपने कहा कि इस शुगर वाले में आपको शुगर कम यूज करनी है, और उसने अपना 3 दिन चुपचाप जो है आपको बिना बताए हुए कहा कि कुछ नहीं खाते हैं, अब लड्डू जो है लगातार जो है 3-4 जो है डेली खा रहा है, बता ही ना है आपको, तो वह रोग की तरफ शिफ्ट कर रहा है। तो वो रोगी रोग उपचारक की किताब है। तो ये किताब इसलिए है कि आगे पढ़ना जरूरी है। सेमेस्टर 3rd के लोग, जो लोग हैं और आगे पढ़ना चाहते हैं और अफोर्ड कर सकते हैं, वो ट्रिटाइज 7 के बाद, जो इनमें 3-4-5 आपका चैप्टर में आया होगा, 3-4-5 ट्रिटाइज 3 है 4 है, 5वीं नहीं मिली होगी शायद,
पांचवी भी आप ले सकते हैं, पांचवी आप ले सकते हैं। छठवीं ट्रीटाइज पढ़ाई जाएगी, सातवीं आप पढ़ ही रहे हैं। आपको फिर सातवें के बाद अगर इसकी थेरेपी और मतलब और थीसिस समझना है और उसका सिद्धांत समझने हैं तो आपको ट्रीटाइज नंबर 16 में जाना पड़ेगा। 7 के बाद सीधे 16। इसके जैसे 1 से 7 में आपको अंतर पड़ेगा, मालूम पड़ेगा एनर्जी पैटर्न, वैसे ही 7 के बाद जो इंटरप्रिटेशन है वो आपको दिया हुआ है ट्रीटाइज नंबर 16 में। ये इसलिए बताना कि धीरे धीरे स्टेपिंग मालूम नहीं पड़ेगा ना कि आप कौन सी किताब पढ़ें। तो अगर 7 के बाद पढ़ना है आपको तो सीधे 16 पढ़िएगा, वो इसके जो सिद्धांत हैं उनको और क्लैरिटी से उसमें बताया जाएगा। अब हम लोग आगे चलना शुरू कर दे रहे हैं। शेयर हो रहा ना? यस सर, आ रहा है। सर सर जी सर, अभी जो सर बताए आप उसका सर रिकॉर्डिंग हुआ है ना? हाँ, रिकॉर्डिंग हुआ। जी सर, थैंक यू सर। अब हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे स्टमक तक, है ना? ये पेज नंबर 28 का चैप्टर 4 का, ये देखिए ये स्टमक में हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग की में विसंगतियां पढ़ रहे हैं, ठीक है? हम लोग अब कह रहे हैं कि वर्चुअली एनर्जी में क्या क्या विसंगतियां होंगी, कि हम लोग जान रहे हैं किसको कहते हैं, उसके विसंगतियां क्या है। तो या तो डिफिशियंसी हो जाएगी, या अगर डिफिशियंसी और घट गई तो सिंकिंग हो जाएगी। फिर स्टेग्नेशन, की के संदर्भ में हमेशा स्टेग्नेशन शब्द का प्रयोग होता है, और अगर ब्लड की बात होती है तो ब्लड में स्टेसिस शब्द का प्रयोग होता है। तो की में स्टेग्नेशन, तो की में स्टेग्नेशन और की कंट्रावेक्शन। स्टेग्नेशन में रुक गई, अगर एनर्जी रुकी, एनर्जी को चलना चाहिए निरंतर, अगर रुकी तो भी कहीं ना कहीं वो गड़बड़ है। की कंट्रावेक्शन, कंट्रावेक्शन माने हुआ अपने मार्ग से, अगर आप अपने मार्ग में आपको जाना है और आपको किसी स्थान से, आपको कानपुर से मान लीजिए आपको लखनऊ जाना है, तो आपको एक मार्ग, निश्चित मार्ग है, उस मार्ग में अगर आप जाएंगे तो आप 2 घंटे में पहुंच जाएंगे, 3 घंटे में पहुंच जाएंगे। लेकिन अगर उस मार्ग से विचलित हो गए और आप पहले कानपुर आए, कानपुर से फिर लखनऊ गए, तो आपको 4 घंटे की जगह 5 घंटे लग सकते हैं। फिर या तो आप, और दूसरा आपने क्या किया कि आप पहले वहां से लखनऊ इलाहाबाद आ गए और इलाहाबाद के बाद तब लखनऊ चले गए, तो आपको मार्ग तो मिल सकता है लेकिन वो देर से मिलेगा। वही कंट्रावेक्शन में कि अगर अपने मार्ग से, जो उसका मार्ग है उससे विचलित हुई तो उस मार्ग को विचलन माना जाएगा, वो कंट्रावेक्शन कहलाएगा, उससे कुछ न कुछ डिजीज उत्पन्न होंगी। की एक्सेस, एक्सेस माने कि डिफिशियंसी जैसे वैसे एक्सेस है, तो दोनों के रूप में है। तो ये उन्होंने डिफिशियंसी इसको कहा कि ऐसे ही ये की घटनाएं हो सकती हैं। और कंट्रावेक्शन को अभी आप नॉर्मल शब्द में माने कि वो अपने मार्ग से अगर अलग हुई तो वो कंट्रावेक्शन तो है ही, चाहे वो 2 डिग्री अधिक हुई, चाहे 10 डिग्री, चाहे 100 डिग्री, है ना? तो हम लोग डिफिशियंसी पे बात करते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं, जहां पर जिसको समझ में आ रहा हो बताते जाए, और अगर किसी को अधिक समझ में आ रहा हो तो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। शरीर में की डिफिशियंसी कई कारणों से होती है, जैसे इनमें कहा कि देखिए लंग्स की, स्प्लीन की, किडनी की डिफिशियंसी, इसमें मेन उनका जो 2-3 चीजों के वजह से बताया, और भी होती है लेकिन इन्होंने कहा मेन लंग्स की, स्प्लीन की, किडनी की, ठीक है? तो उसको उन्होंने कहा कि चैप्टर में जानकारी दी गई है, आगे बताएंगे उसको, लेकिन सिस्टम समझ लीजिए। की सिंकिंग या कोलेप्सिंग, मतलब सिंक कर गई, 50% से कम हो गई, और कम हो गई तो कोलैप्स कर गई, तो सिंकिंग या कोलैप्स कर गई। तो ऑर्गन में बहुत ज्यादा डिफिशिएंट किन्हीं कारणों से हो गई। हम लोग डिफिशियंसी और एक्सेस पढ़े ना, तो किसी कारण से किसी ऑर्गन में डिफिशियंट हो गई तो उसे सिंक कर जाती है। सिंक माने डूब गई, डूब गई माने एनर्जी अब खत्म हो गई। तो वो नब्जों में नहीं, नब्ज के संदर्भ में नहीं बोलते हम लोग कि नब्ज डूब रही है,
तो कहते हैं नब्ज डूब रही, माने यानी एनर्जी कम हो गई है और वो उसके शरीर में उस ऑर्गन की एनर्जी कम हो रही है। ऐसा स्प्लीन के केस में होता है। सिंकिंग वाला जो है जो डिफिशियंसी से सिंकिंग और कोलैप्सिंग वाला है, वो स्प्लीन में मामले में अधिक है। कोई भी शरीर का प्रोलैप्स होगा तो कहीं भी कोई होगा, लेकिन यहाँ स्प्लीन का, इसमें चाइनीज में स्प्लीन की सिंकिंग मानी जाएगी। की स्टिग्नेशन, जब चल ना पाए, रुक जाए, तो स्टिग्नेशन कहेंगे। ये आमतौर पर लीवर की उसमें होता है। तो लीवर की का स्टिग्नेशन बहुत महत्वपूर्ण है। और की कंट्रावेक्शन, कंट्रावेक्शन में गलत दिशा में चलने लगे तो कंट्रावेक्शन कहेंगे। जबकि नीचे न जाकर ऊपर जाने लगे तो नेचुरली वमन, मिचली आएगी, वमन आए, डकार आएंगे। तो ये आगे उन्होंने बताया कि हम लोग ये आगे पढ़ेंगे। ये केवल उसका सिनॉप्सिस है कि कैसे कौन कौन है। वेरियस फॉर्म्स ऑफ की, यहां से आपको समझना है कि हम लोग की के जो नाम हम लोग बता रहे थे उनमें फिर नाम और आ गए, सबको समझना है। क्योंकि की माने ऐसी चीज है, देखिए हम लोगों ने कहा था इन और यांग दो, तो इन यांग, इन जो है स्ट्रक्चरल एनर्जी है जो आपके अंदर है, और एक फंक्शनल एनर्जी है जो बाहर दिखाई पड़ रही है कि आप ये है। अगर आपकी क्षमता, मान लीजिए कोई मोटर है, पंप है, और वो उसकी क्षमता है कि वो 40 फीट पर ऊंचे पानी कर सकता है, तो ये उसके मैन्युफैक्चरिंग में लिखा होगा। लेकिन वो 40 तक नहीं करता है, 30 फीट तक फेंकता है पानी, तो इसका मतलब कि उसकी फंक्शनल एनर्जी जो है वो 30 फीट की है, जबकि स्ट्रक्चरल एनर्जी उसकी 40 फीट की है। उसी तरह गाड़ियों के संदर्भ में भी है। गाड़ियों के रेस आप देखते होंगे, उसमें लिखा रहता है 300, लेकिन 300 किलोमीटर पर आवर नहीं चलती है, वो 260 में 270 पे उसकी होती है। वो कभी किसी कंडीशन में चली होगी, लेकिन वो तो उसकी स्ट्रक्चरल एनर्जी जो होगी वो 300 किलोमीटर पर आवर वाली होगी। लेकिन अगर चल रही है 240, तो 240 फंक्शनल हो। इसको सरल भाषा में इस तरह से हम लोग समझेंगे। अब ये की ओरिजिनली जन्मजात ऊर्जा, ये जो कही गई है, ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट साइंस का उतना नहीं है जितना कि ये फिलॉसफी का है। कह रहे हैं कि उनका कहना है कि व्यक्ति को ईश्वर ने, प्रारब्ध माने जो पूर्व जन्म के कर्म है उन्होंने, और ईश्वर ने और माता पिता ने। तो माता पिता, ईश्वर और प्रारब्ध माने पूर्व कर्म, उन सब का आपको जीवन सत्य मिलता है। और ये इसी को जीवन सत्य मिले और जन्मजात ऊर्जा यही आपको मिलती है। और ये जब बर्थ होता है उसके पहले ये आपको प्राप्त हो चुकी होती है। यही जीवन सत्य और जन्मजात ऊर्जा जो है। अब ये जीवन सत्य दो चीजें हैं। जीवन सत्य लिक्विड रूप में हो सकता है, ऊर्जा आपकी गैसेस फॉर्म में हो सकती है। तो दोनों, जैसे बिजली, पानी से जैसे बिजली बनाते हैं, वैसे एक दूसरे का ट्रांसफर होता रहता है। ये लाइफ एसेंस को भी आप जन्मजात ऊर्जा में परिवर्तित कर सकते हैं। अगर जन्मजात ऊर्जा गैस फॉर्म में माने कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीन हो गए ना, तो अगर लिक्विड फॉर्म में मानते हैं कि लाइफ एसेंस है और जन्मजात ऊर्जा आपका गैसेस फॉर्म में है, तो ये लाइफ एसेंस है कि ओरिजिनली जन्मजात ऊर्जा बनती रहती है। जैसे पानी से बिजली बना रहे हैं, तो बिजली बनती रहती है, पानी भी होता रहता है। तो उसी तरह है ये प्रारब्ध में, यानी जब जन्म के पहले मिलती है। और ये क्या होती है, ये मिल गई, लेकिन जो हम बाहर से अर्थली एनर्जी पाते हैं, पोस्ट हेवन कहलाती है। ये प्री हेवन कहलाएगी। तो प्री हेवन माने प्रारब्ध वाला, जो जन्म से पहले मदर के वूम में ही आपको मिल गई। फिर एक जग में प्राप्त ऊर्जा पोस्ट हेवन। ये पोस्ट हेवन माने जो आप भोजन ले रहे हैं, जो आप वायु ले रहे हैं, जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो वनस्पतियां ले रहे हैं, जो पेय पदार्थ पी रहे हैं, जो फ्रूट जूस ले रहे हैं, इन सब जो अर्थली, मतलब अर्थ की, जो पृथ्वी में उत्पन्न है, सारी चीजें, पानी भी उसमें है, वनस्पतियां भी उसमें है, भोजन भी उसमें है, और उसमें वायु भी है। तो वो चीजें जो ले रहे हैं वो आपको पोस्ट हेवन के रूप में मिली। अब चूंकि एनर्जी शरीर में जा रही है, आ रही है, तो एनर्जी तो ऐसा तो है नहीं कि कहीं रुकी पड़ी है। तो एनर्जी आपस में
कोऑर्डिनेट करती है, और वो क्या करती है, दोनों पोस्ट हेवन और जीवन सत्व जन्मजात ऊर्जा दोनों मिलते हैं और वो दोनों एक दूसरे को पल्लवित और पोषित करते रहते हैं। पल्लवित पोषित माने एक दूसरे को नर्चर करते हैं, एक दूसरे को न्यूट्रिशन देते हैं, ठीक है सर, सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, यस सपोर्ट करते हैं एक दूसरे को। तो की ओरिजिनल दो प्रकार की होती है, इनका ओरिजिनल इन क्यू। अब ठीक है, अब देखिए हमारे चूंकि इन और यांग दो शक्तियां हैं, दो फोर्सेस है प्रकृति के, तो जो प्रकृति के फोर्स है उन्हीं में आएगी, तो ओरिजिनल इनकी भी होगी, ओरिजिनल यांग की भी होगी, यानी दोनों चीजें होंगी, इन भी होगी और यांग भी होगी, दोनों शक्तियां होंगी। तो ओरिजिनल की व्यक्ति को जीवन सत्व प्री हेवन एसेंस के रूप में किडनी में संग्रहित होकर मिलती है। जो ये चाइनीज दार्शनिकों का विचार था, उनका विचार था किडनी में संग्रहित होती है। एक दूसरा थॉट बाद में आया था कि किडनी में ही नहीं बल्कि किडनी के अलावा अन्य जगहों पर, लेकिन कंसेप्ट ये है कि संग्रहित तो किडनी में हुई, वो GV4 के आसपास कहीं होगी। इसके बाद क्या होगा, किडनी की जो ये जीवन सत्व है, ये जीवन सत्व भी किडनी, अगर किडनी के पास जीवन सत्व है तो जब वो लेके जाएगी कोई किडनी ऊर्जा, तो जीवन सत्व के भी अंश को कहीं ना कहीं तो ले जा रही होगी, तो वो सब ऑर्गन में जहां जहां बांटती है, वो सब जहां जहां रुकती है, जहां जहां बांटती है, वो सब हमारे कौन से युवान सोर्स पॉइंट या ऑर्गन सोर्स पॉइंट कहलाते हैं। ठीक, लिक्विड एसेंस में समय समय पर आवश्यकता की देखिए, यही शरीर जो है लिक्विड एसेंस, लिक्विड है मान लीजिए, तो लिक्विड को अगर मान रहे हैं हम लोग, तो आवश्यकता सर पन बिजली के तरह वो एक बिजली पैदा करता रहता है, की के रूप में उसको पैदा करेगा। इसके कार्य क्या है, सबसे महत्वपूर्ण यही है ओरिजिनल जीवन का परिचालन, पूरे जीवन का परिचालन यही करेगी, किडनी को शक्ति प्रदान यही करेगी, की का रूपांतरण करना होगा तो यही इसकी भूमिका जरूर होगी। कोई भी कुछ कर रहा हो, रूपांतरण में ट्रांसफॉर्मेशन, कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन कहीं कर रहा हो, लेकिन ये इसकी भूमिका सबसे अधिक होगी, युवान सोर्स पॉइंट पर प्रकट हो जाएगी। कहाँ, ऑर्गन सोर्स पॉइंट, और शरीर में रक्त बनाने का कार्य करेगी। देखिए इसका रोल इंडिविजुअल कहीं ना हो, लेकिन इनका सपोर्ट के बिना नहीं बन सकता। अगर कोई घर में आपके ऐसा व्यक्ति है जो जिसकी सलाह सब लोग लेते हैं, तो बिना उसके काम नहीं चल सकता, ऐसा ही इसको की को मानिए। यावंतो ही लोके मूर्तिमंतो भाव विशेषा तावंत है पुरुष, जो भी भाव आप समझते हो उस ब्रह्मांड में कहीं है, वो आपके जीवन से सब मिल जाएंगे। तो जीवन को आधार मानिए, यही जीवन को जो जीवन में आप करते हो वो मान लीजिए कि ऐसा होता है। जीवन का परिचालन, मानव जीवन का परिचालन ओरिजिनल की करती है। हम लोग वो तो कह रहे हैं पहले से, ये पोस्ट हेवन की और पोस्ट हेवन इसेंस से पोषण प्राप्त करते हैं। देखिए इसेंस पोस्ट हेवन भी तो मिल रहा है उसको, कहाँ से भोजन ले रहे हैं, डेली हम लोग खा रहे हैं, पौष्टिक पदार्थ खा रहे हैं, हम लोग अपने एनर्जी के साथ बैलेंस कर रहे हैं मॉडर्न साइंस के हिसाब से। तो हम जो ये खा रहे हैं, ये भी तो कोई इसेंस पैदा कर रहा है, ये भी तो कोई की पैदा कर रहा है। तो ये जो की पैदा कर रहा है उससे दोनों एक दूसरे को मिलते रहते हैं और उसी से पोषण पाते रहते हैं। तो इसीलिए कहा गया है, हम लोग पराभौतिक भी बात करें ना, इसीलिए कहा जा रहा है कि जब आप पोस्ट हेवन की ले रहे हैं, यानी आप बाहर से जगत में आचरण कर रहे हैं, तो जगत के आचरणों में आपको कोई पॉजिटिविटी भी होनी चाहिए। ये पॉजिटिविटी होगी तो आपका ये पोषण जो है, ये जो अर्थली वाले पहले जो एनर्जी है आपकी प्री हेवन की, ये पल्लवित पोषित होगी, ये और नर्चर होगी, और अधिक समृद्ध होगी, अच्छी हो जाएगी, परिष्कृत हो जाएगी। परिमार्जित माने जैसे मांजना होता है, बर्तन मांजते हैं, वैसे मांजते रहिए इसको, तो वो पोस्ट हेवन की है। विचार पदार्थ दोनों आवश्यक है। तो भौतिक और पराभौतिक संपूर्ण शरीर के ऑर्गन्स, इंटरनल ऑर्गन्स, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, आर्टरीज, वेन्स, लिम्स, हार्मोन्स आदि की डायनेमिक एक्टिविटी का परिचालन ओरिजिनल की करती है। यानी ओरिजिनल की को हम लोग का जीवन का परिचालन, जीवन में जितने भी चीजें हैं, ऑर्गन्स हो, चाहे इंटरनल हो, चाहे बाहर हो, ज्ञानेंद्री, कर्मेंद्री, कुछ भी हो, ब्रेन्स, सब कुछ है, शरीर कोई अंग हो, तो कोई भी डायनेमिक एक्टिविटीज होगी उसका परिचालन ओरिजिनल की करेगी। मनुष्य को जीवंतता और कार्य क्षमता, अब देखिए वो तो जुड़ा हुआ है, जीवंतता, वाइटलिटी, और आपकी जो इफेक्टिविटी है, कितना आपको कितना सक्षम है काम करने के लिए, कितने आप पॉजिटिव हैं, कितने बढ़िया से काम करते हैं, कितनी आपकी क्षमता है,
तो ये सब ओरिजिनल की से आपको मिलेगी, और ये ओरिजिनल की सारे शरीर में, सभी मेरिडियंस में, सभी ऑर्गन्स में नित्य निरंतर प्रवाहित होगी। ये हमेशा मिलती रहती है सबसे। जीवन सत्व एवं शरीर के बीच की कड़ी के रूप में काम करती है। देखिए क्या करती है ये जो ये जीवन सत्व है, और ये की है कि भाई जीवन सत्व मान लीजिए अगर जल है, मान लीजिए जल के रूप में है, लिक्विड के रूप में है, हो सकता है वो मूवमेंट न करे, कम करे, तो लेकिन क्योंकि सबसे अधिक तो जीवन जो लिक्विड होगा उसकी मूवमेंट की गति कम होगी, सॉलिड के तो बिल्कुल जीरो होगी, स्थिर होगा। जो लिक्विड होगा उसके जीवन सत्व की मूवमेंट की गति कम होगी। जो शरीर के बीच के की होगी तो कड़ी की जीवन सत्व से लेगी और शरीर के सब भागों को देगी ऊर्जा। तो जीवन सत्व लिक्विड के रूप में इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि जीवन सत्व लिक्विड के रूप में है। अब उस जीवन सत्व से ओरिजिनल की नित्य ऊर्जा प्राप्त करती रहती है। उसी प्रकार जैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं लिक्विड से गैस की तरफ, वैसे ही ट्रांसफर होता रहता है। व्यक्ति को जीवन सत्व के रूप में गिनती की श्वासें, गिनती की हृदय की धड़कनें मिलती हैं, और ये ओरिजिनल की जीवन सत्व प्रतिदिन ओरिजिनल की रूप में रूपांतरित होकर शरीर का परिचालन करता है। अब ये जीवन सत्व चूंकि कंट्रोलर वही है, जीवन सत्व और ओरिजिनल की जो मिली थी शुरू में, तो वो दोनों ही एक दूसरे को बैलेंस भी करते हैं, क्योंकि वो दोनों एक साथ आए थे, दोनों एक साथ प्रारंभ से मिले हुए हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, रूपांतरित हो रहे हैं, एक दूसरे में ट्रांसफर होते रहते हैं। यानी जीवन सत्व ट्रांसफर होता है ओरिजिनल की, फिर ओरिजिनल की दे देता है। तो ओरिजिनल जीवन सत्व इसीलिए कहते हैं जीवन सत्व का क्षरण होता है, थोड़ा सा क्षरण भी होता है, परिष्कृत होता है लेकिन क्षरण होता है। क्षरण माने उसकी जो उसका क्वांटिटी है वो कम होती रहती होगी, लेकिन उसका जो परिष्करण जो है वो आपके अच्छे कर्मों की वजह से होता है। जब जीवन सत्व खत्म हो जाता है तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। ये इनका दार्शनिक विचार है, इसलिए इसको किसी मॉडर्न साइंस से कोई इसको मानने के लिए तैयार नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं कि ये सब चीजें होती है। किडनी का ही है, वो किडनी को जरूरी नहीं मानते हो कभी कभी। किडनी को की प्रदान करना, क्लासिक ऑफ डिफिकल्टीज के चैप्टर 66 में लिखा है कि की ओरिजिनल लाइज बिटवीन द टू किडनीज बिलो द नेवल एट द गेट ऑफ वाइटिलिटी। अब इसको गेट ऑफ वाइटिलिटी हम लोग जो है GB4 के आसपास मान रहे हैं। तो GB4 वहां पर एक पॉइंट और होता है, लेकिन GB4 बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बैक में तो गेट ऑफ वाइटिलिटी जो है यहीं पर आपका बिलो द नेवल एट द गेट ऑफ वाइटिलिटी, यहाँ पर दो किडनी के बीच में ये रहती है। तो ये कहते हैं कि दोनों किडनी के बीच में ओरिजिनल की का आवास है। अब ये ओरिजिनल की मिली ना हमको, तो इसका आवाज दोनों किडनियों के बीच में है, और उससे गेट बने हुए हैं, दो बीच में रुक गई। और जैसे कोई आया, कोई साधु सन्यासी कभी आपके यहाँ आया और उसने दो घरों के बीच में बैठ गया, तो पूरे मोहल्ले में सारे लोग जो हैं उसी से अपना ऊर्जा ग्रहण कर रहे हैं। वैसे ही ये ओरिजिनल की तो बीच में है, इसका आवास है, रेजिडेंस है, और ये दोनों किडनियों की तरफ दरवाजे खुल रहे हैं, इनसे ये प्रवेश कर रही है किडनी में। और इन दरवाजों को इन्हीं को गेट ऑफ वाइटिलिटी कहते हैं। ये गेट खुल गए और किडनी में लगातार, किडनी से उसका लगातार संपर्क बनता रहा, और किडनीज को कार्य करने के लिए यही ओरिजिनल की ट्रांसफॉर्म करती रहती है और वो मिलती रहती है। यही ओरिजिनल की मात्रा क्षमता पर भी किडनी, अगर ये ओरिजिनल की कम होने लगे तो किडनी कार्य क्षमता घट जाएगी, और ये ठीक रहेगी तो किडनी कार्यक्षम ठीक रहेगी। शरीर को ठीक से कार्य करने की ऊष्मा ओरिजिनल की द्वारा किडनी के माध्यम से मिलती है। अब ठीक से कार्य कर, अब ओरिजिनल की भी, अब देखिए दोनों चीजें एक दूसरे से डिपेंडेंट हो गए। शरीर को ठीक से कार्य करने की ऊष्मा, अब हीट उसको देने का काम जो है किडनी, ओरिजिनल की द्वारा किडनी के माध्यम से मिलती है। तो शरीर को जो काम करना है वो कैसे, यही ओरिजिनल की जो है किडनी क्या करती है, किडनी को मिली हुई है, वही ओरिजिनल की से किडनी को मिली हुई है, ऊष्मा मिली हुई है, ऊर्जा मिली हुई है। ये जो है ठीक से, अगर ये किडनी ठीक है तो शरीर को ठीक से कार्य करने की ऊष्मा देती रहेगी। तो यानी ऊष्मा एनर्जी दोनों है, ऊष्मा माने एनर्जी, वो भी है एनर्जी फॉर्म है। की का रूपांतरण शरीर में ओरिजिनल की दोनों किडनी से उठती है और गैदरिंग की को ट्रू की परिवर्तित करती है। हम लोग आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे आगे जाकर के।
कि नहीं पढ़ चुके हैं, शायद पहले पढ़ चुके हैं। गैदरिंग की बनाता है लंग्स। तो ओरिजिनल की से दोनों, ओरिजिनल की दोनों किडनी से उठी, ओरिजिनल की ट्रांसफर हुआ ना दोनों गेट ऑफ वाइटलिटी से, दोनों किडनी से उठी और गैदरिंग की को वहां पर बनाना है, उसको रक्त बनाना है, उसको ऊर्जा बनाना है शरीर को संचालन के लिए। तो वो गैदरिंग की को ट्रू के में परिवर्तित कर दिया। तो ये एक नाम फिर नोट कर लीजिए, ट्रू की आ गई। वहां भी वैसे ट्रू की था पहले, तो गैदरिंग की हम लोग समझ रहे थे, ओरिजिनल की गैदरिंग की ट्रू की आ गया। डिफेंसिव की अलग है, फंक्शनल की के रूप में, डिफेंसिव की अलग है, न्यूट्रिटिव की अलग है। अब ये सबके एक अलग डाउट है। जी नमस्ते सर, एक डाउट है। जी सर ये जो लंग्स की जो एयर ची होती है और फूड की जो स्प्लीन बनाता है, इन दोनों को मिला के गैदरिंग की बनती है? हाँ, ऐसा है ना, गैदरिंग का कंसेप्ट ये है कि जो फूड की से गई, और देखिए हार्ट और लंग्स बिल्कुल इंटरडिपेंडेंट है, बहुत बगल बगल है। तो वहां कहते हैं गैदरिंग की बनाया तो लंग्स ने, लेकिन इस गैदरिंग की और वो फूड की हार्ट में भी गई, और हार्ट ने उसको रक्त बना दिया उसी से। ओके सर। हार्ट ने रक्त बनाया और इन्होंने गैदरिंग की को ट्रू की परिवर्तित कर दिया, और यही गैदरिंग की जो है, जो गैदरिंग की ग्रुप में ही वो नीचे आपके शरीर के सारे भागों में प्रवाहित हो गई, और उधर रक्त जो है चैनल से प्रवाहित हो गया। लेकिन उनका ओरिजिनल जो है फूड की ही है, वही फूड की दोनों जगह जाएगी, मेरे हिसाब से दोनों जगह जाएगी। वो लंग्स में भी जाएगी, हार्ट में भी जाएगी, और दोनों को, हार्ट को ये करेगी, कोई तो ऊर्जा उसको चलाने के लिए चाहिए, तो वो ऊर्जा उसको मिलेगी, रक्त चलेगा। हो सकता है गैदरिंग की चला रही हो, क्योंकि लेकिन कोई चलाएगा जरूर, कि जब तक रक्त, अगर रक्त माने रक्त तो इन फॉर्म में होगा ना, तो इन फॉर्म को चलाने भी कोई चाहिए ना। फूड की तो गई, उसका ट्रांसफॉर्मेशन काम था, बस उसने वहां पर दे दिया, और लंग्स को दे दिया, हार्ट को दे दिया। हार्ट ने उससे बनाया रक्त, तो रक्त के पास भी कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा, चाहे उसको जो भी नाम हम लोग दें, कोई ना कोई फॉर्म ऑफ एनर्जी होगी जो उसको चला रही होगी, कंट्रोल करेगा स्प्लीन, लेकिन कोई एनर्जी चला रही है। और गैदरिंग की का उन्होंने कहा कि गैदरिंग की जो है लंग्स के लिए स्पेशली लिखा हुआ है कि गैदरिंग की लंग्स बनाती है, और वो गैदरिंग की को फिर ट्रांसफर करती है नीचे शरीर के भागों में। ठीक है, किताब में आप भी पढ़िए, हम भी पढ़े, तो हाँ समझ में जिसको आए बता दे। ऐसा मत सोचे कि हम मास्टर हैं इसमें, हम भी उसी से पढ़ रहे हैं। ये सब चूंकि दार्शनिक विचार है, इसलिए इसके बारे में बहुत अधिक कोई ऑथेंटिक, यही केवल चाइनीज ही बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता। अब युवान सोच पर प्रकट होती है। देखिए, ये ओरिजिनल की दोनों किडनियों के मध्य में रहती है, ये तो हम लोगों ने जगह समझ लिया, जगह हम लोग समझना है। फिर वहां से दो गेट ऑफ वाइटलिटी है, दोनों तरफ किडनी की तरफ चली गई, इसी को स्थान को गेट ऑफ वाइटलिटी कहते हैं। ओरिजिनल की जीवन सत्य की तरह होती है, पर क्यू फॉर्म में होती है। अब यहां इन्होंने और स्पष्ट कर दिया कि की फॉर्म में, यानी की फॉर्म में ये ओरिजिनल की होगी, यानी ऊर्जा रूप में होगी। ऊर्जा रूप माने हम लोग विरल माने, विरलतम माने, तो उस रूप में होती है, और ये जाती है और हर जगह जीवन का परिचालन करती है। या आप देखिए आगे, यहां से ओरिजिनल की ट्रिपल वार्मर के माध्यम से सभी मेरिडियन से इंटरनल ऑर्गन पहुंचती है। देखिए ट्रिपल वार्मर का रोल अब आपको यहां समझ में आया, इसमें जो लिखा हुआ है। ट्रिपल वार्मर को हम लोग रोल के रूप में समझते हैं कि कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ है, और ट्रिपल वार्मर का रोल अब आप समझ जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह होता है जैसे कि कोई आप टेंट, जो आप शादी ब्याह के लिए किसी को कॉन्ट्रैक्ट दे दें और वो उसको कहें सब काम तुम कराना, तो वो ओरिजिनल की जाएगी ट्रिपल वार्मर के माध्यम से। किडनी तो भेज रही है, लेकिन ट्रिपल वार्मर सहयोगी रहेगा, उसके माध्यम से जाएगी और मेरिडियंस में, इंटरनल ऑर्गन में पहुंच जाएगी। ओरिजिनल की जहां जहां जिन बिंदुओं पर शरीर में मेरिडियन के अंदरूनी ऑर्गन में जाकर रुकती है, उन बिंदुओं को ऑर्गन सोर्स पॉइंट और यूआन सोर्स पॉइंट कहते हैं। उसी प्रकार जैसे कोई राजा कहीं जाता था अपनी सेना लेकर के, तो जहां पड़ाव स्थापित करता था, उस पड़ाव को महत्वपूर्ण मानते हुए उसको कोई बड़ा सराय, बड़ा नगर बसा देते थे, उसी के नाम पे बहुत से नगर बसे हुए हैं। वैसे ही जहां जहां ये ओरिजिनल की किडनी से निकली, सबसे इंपॉर्टेंट थी ऊर्जा, और ये जीवन का परिचालन करने के लिए थी, तो जीवन को संयमित करने के लिए थी, शरीर के सभी ऑर्गन्स को संयमित करने के लिए थी।
उनको चलाने के लिए थी। तो जहां जहां गई उन जा करके और जहां जहां रुकी वही ऑर्गन्स में जाकर के जहां पड़ाव रखा वो ऑर्गन सोर्स पॉइंट हो गए। 12 मेरिडियंस के ऑर्गन सोर्स पॉइंट पर उपचार देकर उन ऑर्गन्स के जन्मजात एवं अन्य रोगों को ओरिजिनल के उपचार कर। देखिए, तो यानी ऑर्गन्स का अगर आप कभी जन्मजात कोई रोग करना है, इनके हिसाब से ये वाला थ्योरी है, उनके हिसाब से जन्मजात रोगों का इलाज भी ऑर्गन सोर्स पॉइंट पे करिए, लेकिन ओरिजिनल की किडनी को तो रखिए ही रखिए, क्योंकि किडनी के पास ही तो ओरिजिनल की है, तो उसका तो इलाज करना ही करना पड़ेगा। K3 तो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, ऑर्गन सोर्स पॉइंट जो करना उसको करिए, K3 को जरूर करिए। कंसेप्शन वेसल के CV4 5, 6, 7 पर उपचार देगा। देखिए यही जगह है, CV 4, 5, 6, 7 जहां पर जगह नहीं है, वाइटलिटी तो वही है, लेकिन ये 4, 5, 6 ऊर्जा का पॉइंट हो गया। CV4 और GV4 का जो प्लेटफॉर्म वो मतलब प्लेटफॉर्म करना चाहिए वो एक ही होगा, CV4 GV4 बैक में वहीं पर पॉइंट होगा। 5, 6 एनर्जी का पॉइंट है और 7 मतलब आसपास चुके हैं, इसलिए इन पर उपचार देकर या मोक्सा कर ओरिजिनल की का उपचार किया जाता है CV मटेरियल। इसीलिए सर ये मोक्सा क्या होता है? वर्चुअली मोक्सा एक हर्ब है। हम लोग अगर पहले गांव में क्या करते थे कि जब कभी पुलटिस बांधनी होती थी तो कोई चीज गर्म करके, कोई हल्दी मान लीजिए गर्म किया और गर्म करने के बाद उसको गर्म किया और गर्म करने के बाद एक पोटली में उसको रख के उस जगह पर सेकते थे, ये सिकाई करना कहलाता था। मोक्सा उन्होंने वहां भी क्या है, एक हर्ब है, उस हर्ब को क्या करते हैं वो जिस जगह पर आपको करना होता उस जगह पर उसको रख करके जलाते थे। तो जलाने से उसकी ऊष्मा एनर्जी दोनों चीजें, ऊष्मा भी मिली और एनर्जी हर्ब की मिली, तो वो हर्ब का यूज करते थे, वो मोक्सा कहलाता। हम लोग मोक्सा इसमें नहीं करते हैं, कहीं कहीं करते हैं लोग, वो हर्ब मंगा लीजिए, शायद बार से मिलती है चाइना में से, नहीं मतलब आती होगी, मिलती होगी, लेकिन वो मोक्सा में हम लोग मोक्सा को लिए कहते नहीं है, क्योंकि मोक्सा में बहुत सी जगह है तो वहां मोक्सा मत करिए, तो वो सब ध्यान रखना पड़ता है कि मोक्सा वहां पर नहीं करना है। तो वही चीज है, जैसे हम लोग भी पहले आप याद करिए, किसी को भी कोई होता था तो मदार एक पेड़ पत्ता होता था, मदार का पत्ता बांधते थे और उसको गर्म सिकाई कर देते थे। हम लोग देखे हैं सर, इसको हम लोग Yes. घर में होता था। हाँ, अरे सर, कभी बड़ा बड़ा होता था, उससे करते थे। सर सर अगर आपके पास हो तो उसकी फोटो भेजेंगे पत्ते की, वो मदार के। हाँ, मदार का पत्ता तो मिल जाएगा वो तो, तिवारी जी। हाँ सर, मैं दे दूंगा। हाँ, दे सर, दीजिए फोटो वहां से। मेरे पास तो बोरा पर घर के चारों तरफ लगा हुआ है। सर बिल्कुल। अदरक से, हाँ, सर अदरक से भी मोक्सा कर लेते हैं सर, हाँ? अदरक से भी मोक्सा हो जाता है सर। हाँ, अरे बता, हमारे यहाँ तो सब जितने भी अंदर किचन में था, वो किचन गार्डन भी था और किचन मेडिसिन का सेंटर भी था। शंकर जी की पूजा करते हैं सर, उसके फूल बहुत से। हाँ, वही तो। अकवन जानती हैं आप? दतूरा का भी हाँ, इलाज वो होता है। दतूरा। अकवन का जो पत्ता होता है उसी को मदार हाँ, कहते हैं। यस। क्या होता है ना, हर जगह अलग नाम होते हैं। अकवन नहीं जानती हैं? अकवन नहीं, अकवन का जो पत्ता होता है, अरे वो धतूरा ही है, वो अकवा पत्ता हम धतूरा ही होता है। डाल हाँ। देंगे उस पे, वो आप देख लीजिएगा पत्ता। सर एक चीज ये है, थोड़ा सा रुक रहा हूँ, हम लोगों ने ऊपर देखा कि ट्रिपल वार्मर के थ्रू वो ट्रांसफर होती है एनर्जी सबको। हाँ, तो इसका मतलब कि ट्रिपल वार्मर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ जो हम लोग पढ़ रहे हैं उस हिसाब से। ट्रिपल वार्मर का जो हम लोग बाद में क्या करेंगे, जब ये कोर्स खत्म हो जाएगा तो कोशिश करेंगे कि जो आपके चैप्टर 16 से लेकर के आगे हैं, तो 16, 17 पढ़ा चुके हैं, 17 के बाद आगे करके 19 से 8 और ट्रिपल सबका है, तो एक सिनॉप्सिस दे देंगे, क्योंकि जब तक जो ये वाला कोर्स में है नहीं तो कोई पढ़ता नहीं नॉर्मली। सेकेंड सेमेस्टर में आप सब पढ़ चुके हैं, उसमें कोर्स में आगे कोई 19 के बाद कोई गया नहीं होगा। सबके रोल है, ट्रिपल वार्मर के भी बहुत बढ़िया रोल है, पेरिकार्डियम के बहुत बढ़िया रोल है, और आप किडनी के पढ़िए, लंग्स के पढ़िए, लीवर पढ़िए। मैंने किडनी पढ़ी थी। हाँ, मतलब आपको लगा होगा कि देखिए क्या चीज है, मतलब क्या ज्ञान, वो हम ये नहीं कह रहे हैं, उसको पढ़ेंगे तो आपको आनंद आएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ज्ञान नहीं मिलेगा, आनंद आएगा आपको, और पढ़ के देखिए। जो कंसेप्ट हमारे यहाँ एक आत्मक कंसेप्ट, वहां 2 आत्मक कंसेप्ट, आप बताइए
अब समझ ही नहीं पा रहे हम लोग। एक एक जो है लीवर की आत्मा, एक लंग्स की आत्मा, अब है ना। तो लेकिन एनीवे जो भी है उनका विचार था और फिलोसफिकल विचार था, उसको पढ़ने पर आना, वो चिकित्सा उसी के आधार पर है ना, तो इसलिए उसको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, ट्रिपल वार्मा का रोल वही है जो हमने बताया आपको, वो बिना उसके ये जानते हैं ब्रेन से जो ऑर्डर आते हैं ट्रिपल वार्मर के माध्यम से, इसीलिए ट्रिपल वार्मर को एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट माना है उन्होंने, डॉक्टर वॉल ने, तिवारी जी। अभी इसके पहले भी बोला कि एंडोक्राइन सिस्टम का वो है ट्रिपल हाँ, वार्मर, दो नोट दो ही करके काफी दो ही तो कंट्रोलर हैं, एक नर्वस सिस्टम, एक एंडोक्राइन सिस्टम। तो बस ठीक है सर। ठीक, आगे तो ये हो गया। गवर्निंग वेसल के GV4 पर ओरिजिनल की निकलती, देखिए आ गया। तो यहां पर यह स्थान दोनों किडनियों के मध्य में स्थित है। GV4 पर उपचार देकर ओरिजिनल की का उपचार देता है। तो GV4, अब आपके 2 पॉइंट आ गया ना, GV4 का उपचार, किडनी 3 का उपचार, और कंसेप्शन में 4, 5, 6, 7 करिए तो ये सब उपचार हो गया। कितना बढ़िया उपचार दे दिया, मतलब ऐसे सीखना चाहिए। यहाँ सीखिए, CV4, 5, 6, 7 4 हो गए, GV4 हो गया और किडनी 3 हो गई। 3 ये अगर आपको ओरिजिनल की को सुधारना है तो ये पॉइंट आपको किसी ऑर्गन करने के साथ साथ ये वाला तो करना ही पड़ेगा। ये वाले पॉइंट नोट करते जाइए, आप लोग बाद में भूल जाएंगे। किस पेज में है ये तो नोट कर लीजिए, किस पेज में है, कहां पर है, तो आपको कम से कम पढ़ने में आसानी रहेगी। शरीर में रक्त बनाने का कार्य, फूड की को हृदय रक्त के रूप में रूपांतरित करता है। देखिए फूड की पहुंची ना हृदय में, तो रक्त के रूप में ट्रांसफर कर दिया उन्होंने, ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। इस कार्य को ओरिजिनल की मदद करती है, बिना ओरिजिनल की कोई काम नहीं कर सकता। तो ओरिजिनल की जाएगी, किडनी वाली जाएगी। जब शरीर में रक्त कम बन रहा हो तो फूड की बनने के लिए स्प्लीन के ऑर्गन सोर्स पॉइंट SP3, हार्ट के H7 और किडनी के 3। अब देखिए आ गया, आप लोग सब लोग नोट कर लीजिए। देखिए कितना बढ़िया पॉइंट है, रक्त कम बन रहा है तो 3 पॉइंट, SP3, H7, K3, और आप चाहें तो GV4 को भी ले लीजिए। ठीक है, और ये गवर्निंग वेसल 4, और एक पॉइंट आप उसको मत भूलिएगा कभी, GB39 बोन मैरो। ठीक है, 4 पॉइंट हो गए, 4-5 पॉइंट पर उपचार हो गया। अब ये देखिए फूड की, व्यक्ति मुंह से भोजन करता है, भोजन आमाशय में जाता है, यहाँ भोजन को पकाया, रॉटन, राइपन किया जाता है। इसके बाद स्प्लीन इस भोजन का रूपांतरण फूड की के रूप में करती है। एक यहीं पर एक चीज समझ लीजिए, बस यहीं बता दूं छोटी सी बात। हर ऑर्गन की एक एनर्जी है, की है, इसको की हम लोग ची बोल रहे हैं ना, वास्तव में ची प्रोनाउंसिएशन है लेकिन हम लोग की बोल रहे हैं। तो जो की है इसको मेरिडियन से थोड़ा सा अलग रखिएगा। मेरिडियन की अलग है और इसकी की अलग है। ठीक, बस ये बताना कि आगे चल के काम देगा। तो इस फूड की ग्रुप में उन्होंने ट्रांसफर कर दिया, फूड की ऊपर गई और कहा इसमें लंग्स में चली गई, शुद्ध वायु के साथ मिलकर जोंग की या गैदरिंग की बनाती है। अब वहां वायु मिली तो उसके साथ गैदरिंग की बन गई। सर एक डाउट है। हाँ सर ये जो आपने बोला अभी मेरिडियन को अलग रखना, तो सर ये जो ये की है ये मेरिडियन से नहीं जाती है क्या, जो ये फूड की है, गैदरिंग की है? नहीं ये नहीं कह रहे हम। अभी देखिए, अभी पाथवे में जब बात आएगी तो हर ऑर्गन की एक फंक्शनल की है, एक शब्द है फंक्शनल की, वो अभी डिफाइंड नहीं, यहाँ पर नहीं इसमें आया है। फंक्शनल की है, वो फंक्शनल की को उससे अलग अलग, जैसे अभी कंट्रावेक्शन जहां आएगा वहां आप तुरंत कंफ्यूजन हो जाएगी, अरे ये कैसे हो गया, क्योंकि फंक्शनल की अलग डायरेक्शन में जा सकती है और अपने फंक्शन के लिए। और जो देखिए हमारे एक तो जैसे इन ऊर्जा तो नीचे से ऊपर जाती है, यांग ऊपर से नीचे आती है, यही तो हम लोग पढ़ा है। यस सर। इन ऊर्जा नीचे से ऊपर जाएगी, चाहे ऐसे हाथ खड़े कर लीजिए, तो जो भी नीचे से ऊपर जा रही है, कोई भी देखिए कोई भी ऑर्गन की ऊर्जा, वो हमेशा जो मेरिडियन की ऊर्जा है वो हमेशा अगर इन है तो नीचे से अर्थ से जाती है ना, तो अर्थ से ऊपर जाएगी, चाहे जहां से जाए, चाहे नीचे से ऊपर जाए, चाहे पैर से ऊपर जाए, यही डायरेक्शन रहेगा नीचे से ऊपर।
और जो यांग ऊर्जा है, यांग की जो मेरिडियन है, उस यांग मेरिडियन ऊपर से नीचे आएगी। कोई भी देखिए, नो कोई इससे अपवाद नहीं है, सब ऐसे होते हैं, क्योंकि आकाश हमारा यांग है, उत्सर्ग हमारा यांग है, आकाश हमारा यांग है, आकाश से जो भी ऊर्जा आएगी वो यांग ऊर्जा आएगी। तो वो हमारा कंसेप्ट है कि वो मेरिडियन कंसेप्ट है। अब जब फंक्शन की बात हम करते हैं, ये जो काम कर रहे हैं, तो ये फंक्शनल की एक होगी, और उस फंक्शन के आधार पर हम लोग डिफाइन कर रहे हैं कि आगे चल के, क्योंकि एक आध जगह पर डायरेक्शन चेंज होगा तो आप लोग कंफ्यूज करेंगे कि ये कैसे हो गया, तो वो इसलिए मैंने अभी बोल दिया कि उसको कंफ्यूजन बीच में हो जाता है। ट्रीटाइज 16 पढ़िएगा इसके लिए। यहां से फूड के ऊपर गई और गैदरिंग की बना दिया, हार्ट में गई और हार्ट फूड की को रक्त, अब देखिए फूड की यहां भी लिखा हुआ है, अब ये हार्ट फूड की को रक्त के रूप में रूपांतरित कर देता है, यानी हार्ट भी चाहे गैदरिंग, क्योंकि गैदरिंग की बगल में है, वो भी कोई दिक्कत नहीं, तो गैदरिंग की बिल्कुल लंग्स वही हम लोग मान सकते हैं कि जो शुद्ध वायु के साथ मिलके आई, तो गैदरिंग की आई, वो तो हार्ट में गई, तो गैदरिंग की भी जा सकती है, फूड की ना जाकर के गैदरिंग की गई और गैदरिंग की ने हार्ट में गई। अभी प्रश्न आया था ना मैडम, प्रीति मैडम थी, कौन थी? हाँ जी, मैं ही थी सर। हाँ, तो आप समझ रहे हैं ना, यही जो ये कह रहे हैं गैदरिंग की बनाई और गैदरिंग के बाद हार्ट में गई, तो उन्होंने ये माना है फूड की ना होकर के बल्कि गैदरिंग की, फूड की इस कंसेप्ट में कि वर्चुअली फूड की ही तो आधार है, जिसकी वजह से गैदरिंग की बन रही है और जिसकी वजह से रक्त बन रहा है, तो रक्त बनने के लिए फूड को जिम्मेदार मान लिया गया है, बट फूड की जाएगी और जाने के बाद वो गैदरिंग की बनवाएगी, गैदरिंग की भी हार्ट में, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ना चाइनीज कितना क्लियर है, वहां लंग्स से हार्ट में जा रही थी, हाँ जी, ब्लड आ रहा था ना। और याद देखिए चाइनीज कब से लिख रहे हैं, बोलिए, वो कब लिखा उन्होंने? 18वीं शताब्दी में, 17वीं 18वीं में लिखा ना, और ये कब तक लिख रहा है? ये 300 BC के पहले तो लिख चुके थे ये येलो एम्बरर। आप सोचिए, हार्ट में गई, उसको गैदरिंग की के को रक्त के रूप में रूपांतरित कर दिया, और ये किडनी की नीचे से किडनी की और ओरिजिनल की ने उसकी मदद किया, तो बिना ओरिजिनल की और किडनी की के ये दोनों काम नहीं हो सकते हैं, यानी 4 चीजों की जरूरत पड़ी, किसकी? गैदरिंग की, किडनी की, ओरिजिनल की, तब रक्त बना, और फूड की, तो फूड की गया तो फूड की ने गैदरिंग की बनाया, तो गैदरिंग की जरूरत पड़ गई, किडनी की जरूरत पड़ गई, ओरिजिनल की। अब आपको रक्त बनाने के लिए 4 चीजों की जरूरत है, तो वही वाला पॉइंट तो लिखे हैं उन्होंने, स्प्लीन का रोल वहां लिख दिया, हार्ट का रोल लिख दिया, H7 लिख दिया, और किडनी की K3 ले लीजिए, ओरिजिनल की Gb4 ले लीजिए, 3-4 पॉइंट हो गए, तो उससे रक्त बन गया। हम Gb39 को इसलिए बोल रहे हैं कि वो मैरो का एक पॉइंट है, वो बोन मैरो का इंटरनल वाला वो है, तो उसको भी ले लेंगे तो रक्त बनने के लिए। तो कभी आप सर एक मिनट, यहाँ जो आपने काट के गैदरिंग की लिखा है सही है, लेकिन बुक में तो वही लिखा है, तो थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, तो बुक में देखिए हमने बताया ना, कंफ्यूजन मत रखिए, अभी सही हो गया, अभी कोई दिक्कत नहीं, जैसे बुक है। फूड की इस रूप में महत्वपूर्ण है क्योंकि फूड की ही आधार है जिसकी वजह से गैदरिंग की बनेगी। सर ये क्लियर है, यहाँ कंफ्यूजन नहीं है। हाँ। मैं सिर्फ ये बोल रहा हूँ कि जो केवल बुक पढ़ेगा और उसमें फूड की लिखा हुआ है, यहाँ आपने गैदरिंग की करेक्ट किया है, वो हमने गैदरिंग की अपने समझने के लिए लिखा है, आप किताब में तो फूड की लिखा हुआ है। हाँ। हमने अपने समझने के लिए कि भाई गैदरिंग की जब बन गई तो फूड की का रूप बदल गया। अब वो नाम, जैसे मान लीजिए कोई एक आदमी गया और एक जगह से उन्होंने कहा कि यहाँ से कानपुर समाप्त होकर के और इलाहाबाद शुरू होता है, तो हमने क्लियर है सर, वहाँ शब्द लिखा है, तो जो नहीं समझेगा उसको दिक्कत है, हमारे लिए क्लियर है, बस वो अभी बहुत क्लियर है। ठीक, हम भी इसी तरह पढ़े हैं, और ऐसा नहीं सोचे कि हम नहीं, आगे आ जाएगा, फूड की कैसे बनती है, क्या है वो आगे आएगा। हाँ, स्प्लीन फूड से फूड की बनाती है। इस रूपांतरण में कई प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट भी बनते हैं। फूड की प्रोडक्ट्स बाय प्रोडक्ट्स को स्प्लीन अलग अलग स्थानों भेज देती है। फूड की को स्प्लीन ऊपर छाती भेजती है। स्प्लीन में उठाने की शक्ति पावर ऑफ रेजिंग होती है। स्प्लीन की ऊपर की ओर बहती है और इसमें रेजिंग शक्ति होती है। स्प्लीन की नीचे जाने लगेगी तो डायरिया हो जाएगा। अब अगर मान लीजिए
बना तो लिया, लेकिन बनाने के बाद फूड की स्प्लीन की कमजोर हो गई, तो स्प्लीन उठा नहीं पाएगी। उठाने मतलब रेज करो, ऊपर उठाना, ऊपर भेजती है, छाती भेजना उसको। अगर नहीं भेज पाई तो क्या हुआ, सारा का सारा जो सद बनाया हुआ है वो नष्ट होकर के चला गया डायरिया में। ठीक। अब जोंग की और गैदरिंग की, एसेंशियल की, एयर की, ये सब बहुत, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देना इस पर। यही समझ में आ जाएगा। देखिए बहुत काफी कुछ क्लैरिटी यहीं पर है, बाद में तो और पढ़ेंगे ही। स्प्लीन भोजन से फूड की बनाकर फेफड़ों को भेजती है। फेफड़े फूड के में शुद्ध एयर मिलाकर गैदरिंग की निर्माण करते हैं। गैदरिंग की ज्यादा परिशोधित शुद्ध होती है नेचुरली, क्योंकि उसमें मिल गया, वो ऑक्सीजन मिल गया। अब हम लोग समझ रहे हैं बीएचबी पढ़ने से। गैदरिंग की ज्यादा परिशोधित शुद्ध हो गई। गैदरिंग की निम्नलिखित कार्य करती है। क्या करती है? फेफड़ों का, हृदय का पोषण करती है, दोनों का। वॉइस का नियंत्रण करती है। वाणी को ओज शक्ति प्रदान करती है। हाथों पैरों को रक्त संचरण में मदद करती है। फेफड़ों को श्वसन एवं की के नियंत्रण में मदद करती है। अगर गैदरिंग की एवं एयर की नीचे की प्रवाहित न हो तो रक्त वाहिनियों में रक्त रुक जाता है और हाथों पैरों में रक्त सप्लाई घटकर ठंड, यानी जो ये गैदरिंग की है, ये कुछ भी हो, ये रक्त वाहिनियों में रक्त को ट्रांसफर करने में मदद करती है। और कोई भी की हो, लेकिन रक्त, ये गैदरिंग की भी मदद कर रही है। नहीं मदद करती होगी तो रक्त वाहिनियों में रक्त रुक जाएगा। ठीक है, क्योंकि गैदरिंग की नीचे की ओर प्रवाहित न हो अगर, तो रक्त वाहिनियों में रक्त रुक जाएगा, यानी उसको नीचे भी हर जगह जाना है, तो वो रक्त वाहिनियां भी उसी के, हम ये नहीं कह रहे कंट्रोल में है, लेकिन उसका प्रभाव है रक्त वाहिनियों में भी। और सर यहाँ पे एक शंका पैदा होती है कि जब आप स्टैसिस की बात करते हैं तो स्टैसिस का मतलब क्या होता है सर? क्योंकि ब्लड तो लगातार फ्लो हो रहा है, तो स्टैग्नेशन सर कैसे आती है? क्योंकि ब्लड तो कहीं रुकता नहीं है सर, वो तो चलता ही रहता है, चाहे कम है या ज्यादा है सर। नहीं, फ्लो कम हो जाएगा। फ्लो तो कम हो जाता है। फ्लो, अगर कोई एनर्जी नहीं है, देखिए अब आप इसको यहाँ छोड़ दीजिए, किसी भी चीज को प्रवाहित होने के लिए दो शक्तियां चाहिए मॉडर्न साइंस के हिसाब से। उन्होंने कहा कोई भी चीज रुकी हुई है वो रुकी रहेगी जब तक कि उसको फोर्स अप्लाई न करे, है सिद्धांत ना? हाँ जी। है ना? तो और कोई चीज चल रही है तो चलती रहेगी जब तक वो रुकने के लिए कोई वो व्यवधान न हो, कोई ऑब्स्ट्रक्शन न हो। यही बात है। अगर कोई एनर्जी नहीं, देखिए दो रक्त, हम आपको दूसरा बताएं, रक्त जो है, रक्त इन नहीं है, पहले समझिए। इन और यांग दो फोर्स है। इन फोर्स क्या है? रक्त को, रक्त माने इन फॉर्म, मैटर जिसमें हो वो इन फॉर्म है, इन के रूप में है, इन नहीं है। यांग कौन है? यांग जो है की शक्ति है, जो एनर्जी शक्ति है, जो मूवमेंट के लिए है, तो मूवमेंट के लिए यांग शक्ति। तो रक्त इसीलिए कहा गया कि इन में यांग, यांग में इन होती है। तो वो दो शक्तियां हमेशा मानिए कि प्रत्येक ऑर्गन में दोनों शक्तियां एक साथ विराजमान होंगी। अगर नहीं होंगी, जैसे रक्त में रक्त हो, रक्त बन गया, रक्त मैटर, और इट इज लाइकली इन। नाउ हाउ कैन इट मूव until yang is there? Force has to be there. Yang should, yes, yang should be there. तो yang, अगर yang force is there then only, तो अगर yang शक्ति कम हो गई किसी कारणों से तो ये इसका फ्लो घट जाएगा। फ्लो घटने का हम लोग मॉडर्न साइंस में दूसरा पढ़ते हैं कि उसमें तमाम तरह का रक्त गाढ़ा हो जाएगा, उसका पीएच हो जाएगा, इसका हो जाएगा, सारी चीज उसमें मिल जाएंगी। तो हम लोग फ्लो रुकने लगेगा तो ये जो अगर आपका बहुत तेज मूवमेंट हो रहा हो, रुक रहा हो, तो कहीं तो कोई ऑर्गन प्रभावित हो रहा है। हम हाई बीपी, लो बीपी की बात क्यों करते हैं? तो वही चीज है। इन्होंने कहा कि रक्त वाहिनी में रक्त रुक जाएगा। रुकने का मतलब यानी स्टैग्नेशन भी है, काफी कुछ रुक भी जाता है, और जब रुकता है तब हार्ट अटैक होता है। कारण तो कुछ भी होता है ना, थ्रॉम्बस आ गया, कुछ आ गया, तो वो तो हम लोग वहां डिफाइन करते हैं। यहाँ उन्होंने पहले लिख दिया ना, अपनी भाषा में लिखा। हम लोग भाषा में अब क्योंकि मॉडर्न साइंस पढ़ रहे हैं बीएचबी, तो हम लोग को समझ लेना है बस केवल कि उन्होंने पहले कहते रक्त वाहिनी में रक्त रुक जाता है, हम लोग कह रहे हैं कि हार्ट का फेलियर जो है इसी से होता है, हार्ट अटैक इसी से होता है कि वो रक्त जो है चाहे सेकंड्स के लिए रुक गया और उसने एक डैमेज कर दिया ऑर्गन को।
तो सर स्ट्रोक का भी यही वजह होगी? नेचुरली स्टेसिस ब्लड स्टेसिस इज द मेन रीजन हम्म स्ट्रोक का, बीपी, वो उसका क्या कहते हैं, हार्ट अटैक का, यही कारण है। भाई रक्त रुका जहाँ कोई शक्ति हुई की जो है वो भी यांग के रूप में ही, यांग की शक्ति के रूप में कहीं न कहीं, तो वो है। अगर वो हो गया तो हाथों पैरों में रक्त सप्लाई घटकर, अगर रक्त सप्लाई नहीं होगी, कम होगी जितना चाहिए, तो हाथ ठंडे हो जाएंगे। सर हाथ पैर ठंडे तो स्टमक की वजह से होते हैं ना, स्टमक की एनर्जी सर नीचे नहीं जा रही है, तो इसकी वजह से नहीं होते हैं सर? नहीं, आप ऐसा है कि हमारे यहाँ केवल एक ऑर्गन जिम्मेदार नहीं है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि सारे को समग्र रूप में हमको पढ़ना है। हम एक बात ही नहीं कर रहे हैं, और सब ठीक है तब हो सकता है स्टमक की वजह से हो, लेकिन ये तो कह रहे हैं कि मान लीजिए अगर सप्लाई नहीं हो रही हो, अभी हम देखते हैं मॉडर्न साइंस, अगर सप्लाई ना होगी तो क्या झुनझुन होने लगेगा हाथ? अगर सप्लाई ना हो तो क्या करेंगे? आपका सो जाएगा, आप कहते हैं ना सो गया हाथ मेरा, तो सोना, वहां का टेम्परेचर देखिए उसमें ठंडे रहेंगे। टेम्परेचर 98.4 नहीं होगा, कम होगा, जी क्योंकि सप्लाई ही तो, वही तो रक्त, हार्ट, वहां यहाँ चाइनीज पढ़िए, हार्ट क्या करता है, गर्म है, तो वही तो कंट्रोलर है, गर्मी के लिए कंट्रोलर तो वही है। जी जी चलिए, गैदरिंग की ओरिजिनल की एक दूसरे की मदद करती है। ओरिजिनल की नीचे से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और श्वसन खासकर इनहेलिंग मदद करती है। अब ये देखिए, इसी यहां से आ गया कि इनहेलिंग के लिए जिम्मेदार ओरिजिनल की होती है, इस इनहेलिंग के लिए लंग्स जिम्मेदार नहीं है। गैदरिंग की ऊपर से नीचे प्रवाहित होती है और किडनी तक जाकर उसको शक्ति प्रदान करती है। इस प्रकार ये दो की मिलकर शरीर में ऊर्जा की शक्ति पूरा करती है। तो ऊपर से आई गैदरिंग की, नीचे से गई ओरिजिनल की, दोनों मिलती हैं और एक दूसरे को बैलेंस करती है। ठीक, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। ये इनहेलिंग के लिए कौन जिम्मेदार हो गया? मेन किडनी किडनी। ये दोनों मिलकर श्वास का एक पूरा करती है। ओरिजिनल की श्वास लेने में मदद करती है और गैदरिंग की सांस छोड़ने में। तो ओरिजिनल की सांस लेने में और गैदरिंग की सांस छोड़ने में, तो यहाँ रोल आ गया किडनी और लंग्स का। जैसे भोजन शरीर में पोषण ऊर्जा का स्रोत होता है, उसी प्रकार गैदरिंग की शरीर में की का समुद्र होता है। अब गैदरिंग की किसके पास है? लंग्स के पास है। तो लंग्स को की का समुद्र कह दिया उन्होंने एक रूप में। सांस के द्वारा ऑक्सीजन लेना और उस ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से शरीर के एक एक सेल तक पहुंचाना और शरीर के एक एक सेल को पोषण प्रदान करने का काम गैदरिंग की करती है। तो यही, अगर मान लीजिए वो ऑक्सीजन, अब हम देखिए उन्होंने लिख दिया 200-300 BC पहले लिख दिया था, और उसी को हमारे पश्चिम के साइंटिस्ट ने कब लिखा? कहा कि O2 लेती है, O2 का सेल जाता है, वो जाता है, हर सेल में एक एक जाता है, ऑक्सीजन का एक एक अणु लेता है। यही तो बात, वही तो लिख रहा है ये। ऑक्सीजन को रक्त के माध्यम से सेल तक पहुंचाने और पोषण प्रदान करने गैदरिंग की करे, ये गैदरिंग की करे, वो गैदरिंग हर जगह जाती है वो। तो LU7 देखिए, LU7, LU9, LU3 सांस छोड़ने के काम में मदद करते हैं। हाँ सर एक डाउट था सर, ये फंक्शन ऑफ ओरिजिनल की होगा ना सर? इनहेलिंग तो ओरिजिनल की हेल्प करती है ना सर? इसमें लिखा है इनहेलिंग ऑक्सीजन थ्रू ब्रीदिंग सेंडिंग ऑक्सीजन थ्रू ब्लड टू ईच एंड एवरी सेल। तो सर वो तो इनहेलिंग में तो आपका ओरिजिनल की हेल्प करती है ना? हाँ, तो एक्सेलिंग किडनी के पास हुई ना? नो सर, इसमें जैसे लिखा है इनहेलिंग ऑक्सीजन थ्रू ब्रीदिंग, तो इनहेलिंग में तो आपकी ओरिजिनल की यूज हेल्प करती है ना? हाँ। एक्सेलिंग में गैदरिंग की करती है, तो ये फंक्शन ऑफ ओरिजिनल की होना चाहिए ना सर ये? क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं उसके थ्रू ही तो ऑक्सीजन मतलब सेल्स में जाता है। एंड ओरिजिनल की सांस लेने में मदद करती है, सांस लेने में मतलब आने में, और गैदरिंग की सांस छोड़ने में। हाँ तो सर ये फंक्शन ऑफ ओरिजिनल की होना चाहिए ना सर ये? कौन सा? सर ये जो पॉइंट लिखा है ना, इनहेलिंग ऑक्सीजन थ्रू ब्रीदिंग सेंडिंग ऑक्सीजन थ्रू ब्लड टू ईच एंड एवरी सेल प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू एवरी सेल इज अ फंक्शन ऑफ ओरिजिनल की होना चाहिए ना सर? क्योंकि वो तो एक्सेलिंग का काम आता है ना, गैदरिंग की का काम तो। हाँ नहीं, वो कह रहा है कि सेल उनका पहुंचाने का काम है, लेकिन चूंकि ये उसका इनहेलिंग की मदद कर रही है, इसलिए किडनी का रोल कह दिया गया कि किडनी का रोल जो है इनहेलिंग में हो गया। अदरवाइज गैदरिंग की, क्योंकि की के बारे में केवल समुद्र वही है, मतलब पहला बना
गैदरिंग की, और उसी ने जो है सब आया और उससे नीचे वो सब जगह प्रवाहित किया, पूरे शरीर में हर जगह प्रवाहित किया। ये क्या हुआ, इस गैदरिंग की को इसने मदद किया। तो वो कह रहे हैं कि ओरिजिनल की ने मदद किया, इसमें कोई शक नहीं कि मदद किया और चक्र पूरा किया, लेकिन वो नाम उन्होंने जो रखा उसमें, जैसे हमारे यहाँ आप इसको एग्जाम्पल अगर दे दें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सही है गलत, गंगा जी निकली, यमुना निकली, बाद फिर गंगा पहुंच गई, गंगा ही नाम हुआ। तो उन्होंने इसको नाम जो दे दिया वो एक ही नाम दिया कि वो गैदरिंग की है। तो इसीलिए लंग्स को उन्होंने जिम्मेदार मान लिया। मेन तो जिम्मेदार वही लंग्स ही है, सारे ओरिजिनल सारे की का जो कंट्रोलर है बाहर का, जो बाहर बना, जब एनर्जी बनी तो एनर्जी बनने के लिए लंग्स को जिम्मेदार मान लिया उन्होंने, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये कहा कि चूंकि बिना किडनी के जो ओरिजिनल की है, बिना उसके ये दोनों काम को पूरा नहीं कर पाती है। लेकिन मेन रोल उन्होंने गैदरिंग की को ही दिया, क्योंकि बना तो वही रही है, ओरिजिनल की के पास तो जितनी ऊर्जा है वही रहेगी, ओरिजिनल की भी गैदरिंग की से प्राप्त कर रही है, क्योंकि ओरिजिनल की के पास जो सिविल सत है उसी से बनाएगी जितना बना सकती है। गैदरिंग की डेली आपको जो डेली नीड है आपकी फूड भोजन की, वायु की, खाने की पीने की, वो गैदरिंग की ही बना रही है। तो गैदरिंग का रोल नेचुरली अधिक हुआ इनके हिसाब से। सर मेरे को लगता है इसमें बीएचपी को ऐड कर दिया है, जैसे एनर्जी तो सारी लंग्स किडनी के पास जा रही है, लेकिन ऑक्सीजन तो लंग्स के पास ही जा रही है, और वो ऑक्सीजन लंग्स ही ब्लड को दे रहे हैं, इसलिए गैदरिंग की बन तो लंग्स में ही रही है। लेकिन इनहेलिंग की जो इनहेल करते हैं तो दो चीजें आती होगी, एक एनर्जी आती होगी जो किडनी के पास जा रही है, और एक ऑक्सीजन आती होगी जो लंग्स के पास जा रही है, और वो ऑक्सीजन जो है वो ब्लड में होके सारी बॉडी में जा रही, इसलिए गैदरिंग की लंग्स के पास है, इसलिए गैदरिंग की को इम्पोर्टेंस दी होगी। तो वो देखिए वो इसको, हाँ चलिए भाई, अब तो हमको वो भी जान गए बीएचबी। तो ऑक्सीजन की बात उन्होंने नहीं कही थी, जो चाइनीज ने नहीं कहा होगा ऑक्सीजन, उन्होंने कहा कि गैदरिंग की समुद्र में, या उनका सेंटेंस ये होगा कि गैदरिंग की शरीर में की का समुद्र है। अब जो ये इस गैदरिंग की ही जगह फैलती है उसी ने पहले बनाया, और बनाने के बाद उसको शरीर में विभाजित कर दिया। नीचे चूंकि मदद कर रही है कौन, ओरिजिनल की, इसलिए उन्होंने ओरिजिनल की के रोल को बता दिया कि ओरिजिनल की और दोनों मिलकर कर रही हैं। इसलिए जब कभी अभी इनहेलिंग में कहीं प्रॉब्लम आए तो आप ये समझिए कि ओरिजिनल की उसमें मदद कर रही है, इसलिए उसका रोल है। और जब सांस छोड़ने की प्रक्रिया हो तो उसमें आपको गैदरिंग का रोल है। ये रोल की बात उन्होंने कर दिया, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि गैदरिंग की ही है जो वर्चुअली बनी, और बनने के बाद उसने शरीर में हर जगह प्रवाहित किया। उसी की वजह से ब्लड भी मूवमेंट कर रहा है, ब्लड का मूवमेंट भी उसी की वजह से है। ऑक्सीजन तो हम लोग अपनी टर्म्स में बोल रहे हैं, वो ऑक्सीजन माने वही एनर्जी तो है, ऑक्सीजन एनर्जी, वो भी एनर्जी है गैदरिंग की, और उसकी एनर्जी। गैदरिंग की क्या है, गैदरिंग की एनर्जी फॉर्म ही तो है, ऑक्सीजन भी तो एनर्जी फॉर्म है। और वो पहुंचा रही है हर जगह, गैदरिंग की हर जगह पहुंच रही है, वही कंट्रोल कर रही है। तो ये उन्होंने ये कहा कि चूंकि और ये श्वास छोड़ने के काम का उन्होंने कहा कि गैदरिंग की का और ओरिजिनल की का दोनों का रोल है, इसलिए उन्होंने कहा कि श्वास छोड़ने के काम में मदद LU7 LU9 इनके 3 पॉइंट बता दिए, और K6 K7 में कर दिया। तो जब कभी आपको कहीं यूज करना हो तो देखिए ये पॉइंट क्लियर होगा। इसको दो है, आप गैदरिंग की को आप उसमें कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कभी श्वास छोड़ने के काम प्रॉब्लम आ रहे तो LU7 LU9 LU3 और K6 K7 इनहेलिंग में, और C17 दोनों में कर दीजिए। C17 हम लोगों ने वहां पढ़ा है कि वो की के लिए बहुत मीटिंग पॉइंट है, और C17 चेस्ट के बिल्कुल सामने होता है सर दोनों जी। सर तो इन पॉइंटों को टोन करना पड़ेगा कि सीधेट? हाँ टोन करना पड़ेगा जी सर। भाई सांस नहीं ले पा रहे हैं तो टोन कर दीजिए, सांस छोड़ने में प्रॉब्लम आ रही है, सांस लेने में छोड़ना पा रहे तो उसको बढ़ा दीजिए। सर एक पॉइंट लेना है या फिर इनमें से जो 2 या तीनों पॉइंट, मतलब कोई भी किसी एक पॉइंट पे कर सकते हैं ना? नहीं तो अगर LU7 ले तो LU7 LU9 दोनों लेना पड़ेगा। ओके। आगे जितना ज्ञान बढ़ता जाएगा, देखिए इन्होंने लिखा, आप LU4 को भी ले सकते हैं ना,
भी आगे चल के पढ़ेंगे आप, LU4 को भी ले सकते हैं, ऑक्सीजन पॉइंट है ना, यस सर। तो हम लोग Okay, उसको भी यूज कर सकते हैं। जो ऐसा है ना, में जितना लिखा अब हम लोग मान लीजिए और ज्ञान पढ़ चुके हैं, कहीं और पढ़ा हुआ, तो सबको अपना यूज कर लीजिए। ऐसा नहीं, ये तो किताब में लिखा हुआ है, अब हम लोग ज्ञान बढ़ता जा रहा है। CV17 हम लोग पढ़ रहे हैं कि की क्या वो है, मीटिंग पॉइंट है, तो हम यहाँ भी लिखा हुआ, हम लोग वहां भी जान रहे हैं चैप्टर सेमेस्टर 1 से। न्यूट्रिटिव की, न्यूट्रिटिव के काम शरीर के अंदर के ऑर्गन और संपूर्ण शरीर को पोषण प्रदान करना है। रक्त के साथ रक्त वाहिनी के माध्यम से बहती है। देखिए अब न्यूट्रिटिव की एक शब्द हम लोग लिया था पहले, कहा था जो पोषण वाला है तो फूड की है, फूड की ने बनी, तो उन्होंने कहा कि रक्त के साथ रक्त वाहिनियों के माध्यम से बहती है। देखिए अब ये पॉइंट कहा ना, एक आया ना कि गैदरिंग का रोल वहां था, उसके साथ न्यूट्रिटिव की का भी रोल हो गया, क्योंकि ये एक, देखिए ऊर्जा के कई रूप हो सकते हैं। जैसे वहां हम लोगों ने पढ़ा कि ऑक्सीजन के साथ तमाम रक्त के 3 कण हैं, तीनों बह रहे हैं, पढ़ा ना वहां पर BHB में हम लोग पढ़ा, WBC है, RBC है और प्लेटलेट हम लोग सब पढ़ा ना। वो अगर उसको केवल रक्त कण कह दें तो भी काम बन जाएगा। तो रक्त कण में जब कभी डिफाइन करना हो तो रक्त कण में कौन हो, तो WBC है, RBC है, प्लेटलेट है। वैसे ही कह रहे हैं कि न्यूट्रिटिव की हम लोगों ने पढ़ा था 2 अभी शुरू में, कि एक डिफेंसिव है और एक न्यूट्रिटिव। जो शरीर के अंदर है वो न्यूट्रिटिव की है और जो शरीर के बाहर है वो डिफेंसिव की है। अब इन्होंने कहा वो न्यूट्रिटिव की जो है वो बनी कहाँ से, और वर्चुअली बनी आपके स्प्लीन से। तो स्प्लीन से जो फूड की बनी, फूड की को उसको उन्होंने एक और नाम दे दिया, क्योंकि स्थान के हिसाब से, कभी फंक्शन के हिसाब से सबको नाम देते चले गए, तो न्यूट्रिटिव की भी एक नाम दे दिया गया। हो सकता है वो गैदरिंग की के रूप में हो, लेकिन वो न्यूट्रिटिव की गैदरिंग की के साथ मिली हुई है। और हम लोगों ने पढ़ा ना कि गैदरिंग की सब शरीर में प्रोवाइड करने में मदद करती है। तो मदद कैसे करेगी, जब तक अगर सेल में है, सेल एक वो क्या कहते हैं रक्त वाहिनियों में है, तो नेचुरली वो उसी के साथ जाएगी, तो वहां भी न्यूट्रिटिव की भी जा रही है, न्यूट्रिटिव की भी जा रही है, वो गैदरिंग की भी जा रही है, दोनों बह रही है, बढ़ा रही है। ये फोर्स है। ये वास्तव में ये वो रक्त होता है जो फूड के परिमार्जन द्वारा उत्पन्न होता है। अब इन्होंने कह दिया कि रक्त कोई भी बनेगा बिना किसी ऊर्जा के वो बढ़ नहीं सकता, तो वो न्यूट्रिटिव की का नाम दिया उन्होंने। तो बस हमको इन शब्दों से केवल अपने को परिचित होना है, और हम लोग ये समझना है कि न्यूट्रिटिव की यानी बनती कहाँ है। न्यूट्रिटिव की का परिमार्जन फूड की से होता है, उसके लिए स्प्लीन जिम्मेदार है। SP3 इज द पॉइंट, मेन पॉइंट। जब हम गैदरिंग की बात करेंगे तो हम कहेंगे LU9 इज द पॉइंट, LU7, LU9, LU3 जो भी कहते हो पॉइंट। फिर जब हम लोग कहेंगे कि ओरिजिनल की बात, तो हम कहेंगे कि GV4 पॉइंट है और उसके साथ किडनी 3 पॉइंट है। तो इन पॉइंट्स के आधार पर हम लोग अपने को करेंगे। और थ्योरी तो ऐसे ही है, क्योंकि ये हम लोग का चाइनीज थ्योरी, हम लोग चाइनीज में इंडिया में इंटरप्रेट कर रहे हैं सारी चीजों को। ये भी हम लोग ध्यान देना पड़ेगा। हम लोग सारी चाइनीज लिटरेचर को इंडियन भाषा में, हिंदी भाषा में अपने को ट्रांसलेट कर रहे हैं। जब आप एक्यूप्रेशर उपचार करते हैं तो न्यूट्रिटिव क्रियाशील हो जाती है, ठीक है, सही बात है। अगर हम उपचार करते हैं तो ये जो अंदर जो भी ऊर्जा है वो न्यूट्रिटिव की कहला रही है, बाहर जो है डिफेंसिव कहला रही है। तो वो न्यूट्रिटिव की क्रियाशील होगी, वही जाकर के आपको नर्वस सिस्टम में आपको प्रोवाइड करेगी, वही एंडोक्राइन सिस्टम को प्रोवाइड कर लेगी मॉडर्न साइंस के हिसाब से। डिफेंसिव की ये की शरीर के बाहरी परत में चर्म के नीचे बहती है, बाहरी कोल्ड हीट विंड आदि के आक्रमण से शरीर की रक्षा करती है, उष्मा पोषण आर्द्रता प्रदान करती है, कोल्ड विंड हीट की उसमें चर्म के पोरों को खोलती बंद करती है, पसीने को घटा बढ़ाकर शरीर के ताप का नियंत्रण करती है, फेफड़े डिफेंसिव के कर नियंत्रण करते हैं, ठीक है। अगर फेफड़े कमजोर होते हैं तो डिफेंसिव कमजोर होती है, ऐसे विध में कोल्ड विंड या हीट विंड का आक्रमण होकर सर्दी लग जाती है। तो ये डिफेंसिव की जो हम लोगों ने कहा एक नाम दिया ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, जो शरीर के बाहर डिफेंस कर रही वो डिफेंसिव की, उसका नियंत्रण हम लोगों ने दे दिया लंग्स के पास। लंग्स गैदरिंग की का भी नियंत्रण कर रहा है और लंग्स जो है डिफेंसिव की का भी नियंत्रण कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो कोल्ड हीट विंड जो बाहरी तत्व है जिनसे आक्रमण से रक्षा करनी है, उनके लिए ये जिम्मेदार है। तो लंग्स जिम्मेदार को लंग्स को
जब शरीर में डिफेंसिव घट गई तो की कमजोर हो गई, ये प्रश्न आता है, की कमजोर हो गई तो क्या होगा, लगातार पसीना आ रहा है तो क्या हुआ, डिफेंसिव की यानी लंग्स की घटी है, तब पसीना आ रहा है, क्योंकि उसने पोर का नियंत्रण करना है ना, उसको नियंत्रण नहीं कर पा रहा है। डिफेंसिव की यांग होती है, हम लोग जानते हैं इस बात को, कोई वो नहीं, इसके शरीर के बाहरी भाग में बहती है, यांग शक्ति है, बाहरी बहेगी। किडनी यांग डिफेंसिव की का निर्माण करती है। अब देखिए यहाँ पर एक अब थ्योरी दूसरी आ गई और चीज ऐड हुई, किडनी यांग डिफेंसिव की का निर्माण करती है, क्योंकि यांग है और किडनी को हम लोगों ने कहा कि जीवन का परिचालन करती है, तो किडनी जो है, किडनी यांग चूंकि डिफेंसिव, किले, हमारा शरीर एक किला है, किले की रक्षा कौन करेगा, यांग इन अंदर रहेगा, तो यांग ने किया और उसने किडनी यांग है, तो किडनी यांग ने डिफेंसिव की का निर्माण किया और उसने लंग्स की ऊर्जा और किडनी यांग दोनों ने मिलकर बाहरी आक्रमण से रक्षा किया। तो लंग्स की अब लंग्स की एक गैदरिंग की बना रही है और लंग्स के पास अपनी फंक्शनल की भी तो होगी, उसका भी तो नाम होगा फंक्शनल की, हर जैसे समझे वहां जैसे नाम दिए गए हैं, तो लंग्स की फंक्शनल भी तो होगी, वो और किडनी यांग दोनों मिलकर बाहरी आक्रमण का प्रतिरोध करेंगे। डिफेंसिव क्लीक को स्प्लीन स्टमक से पोषण मिलता है, पोषण तो सबको स्टमक और स्प्लीन से मिलेगा, क्योंकि कोई भी की होगी, कोई भी होगा जो भोजन बना रहा है, जैसे आपके घर में कोई मेहमान आएगा तो भी तो उसको आपके मदर से खाना मिलेगा, जो बनाएगा घर से किचन बना रहा होगा, जो मदर बना रही होंगी तो वही तो भोजन देंगे, चाहे मेहमान हो चाहे वो, तो डिफेंसिव की या कोई भी हो, पोषण उसको जो बाहरी मिलेगा, जगत का पोषण वो स्प्लीन और स्टमक से मिलेगा। जब शरीर में डिफेंसिव की घट जाती है तो व्यक्ति को जल्दी सर्दी लग जाती है, तो अगर अब सर्दी लग रही है तो आपको डिफेंसिव की का उपचार करना चाहिए, लेकिन तब जबकि सर्दी वर्दी दूर हो जाए, उसमें नहीं। स्प्लीन भोजन द्रवों से फूड बनाती है, फूड की को फेफड़े दो प्रकार की बनाते हैं, एक परिशुद्ध रिफाइंड होती है, दूसरी कोर्स होती है, पहले की न्यूट्रिटिव की कहते हैं, दूसरी की डिफेंसिव की कहते हैं। अब यहाँ दो के बेसिस पर इन्होंने डिफाइन किया हुआ है, न्यूट्रिटिव की को अंदर वाली और बाहर को डिफेंसिव की, ठीक है। फेफड़ों को चूंकि नियंत्रक दोनों का है, इसलिए आप इसको इतना समझिए, ऐसे मत कंफ्यूज हो जाएगा कि वो बना कहाँ रही है। न्यूट्रिटिव की और हम डिफेंसिव की हम लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन किया हुआ है, तो वो जो अंदर रह रही है वो न्यूट्रिशन वाली है, जो बाहर वो डिफेंसिव की है। तो न्यूट्रिटिव की रक्त वाहिनियों में मेरिडियंस में चली जाती है, नेचुरली कहीं जाएगी, न्यूट्रिशन जहां भी दे रहा हो न्यूट्रिशन देना होगा वहां जाएगी। डिफेंसिव की बाहरी रहेगी, चर्म और मांस के मध्य में रहेगी, क्योंकि डिफेंसिव की अब कोर्स वो तो अलग पॉइंट हो गए, वो जो मतलब जैसे इस्तेमाल माने कि जो सैनिक जो है मोटा ताजा होता था, बलवान होता था, उसको बाहर रक्षा के लिए रख देते थे, और जो थोड़ा सा दुबला पतला होता था सैनिक, उसको अंदर कर देते, तुम खाना बनाते रहो। तो वही वो कंसेप्ट है, बस इसको समझिए ऐसे, लेकिन ऐसा नहीं है। कोर्स उन्होंने कहा है, कोर्स होती हो सकता कंसेप्ट हो कोई, ये वो क्योंकि फिलोसफिकल कंसेप्ट है, हम लोग कह नहीं सकते। कोर्स होती है, अतः मेरिडियन रक्तवाहिनी नहीं जा पाती। उन्होंने कहा कि कोर्स होती है, इसको प्रवेश नहीं मिल पाता, तो आगे चल के हो सकता है कहीं दोनों साइंस मालूम मिले तब हो जाए। न्यूट्रिटिव की शरीर के अंदरूनी भाग में होती है और शरीर का पोषण करती है, जो भी अंदर पोषण कर रही है वो न्यूट्रिटिव की है, किसी रूप में कर रही है। डिफेंसिव की शरीर के बाहरी भाग में है, शरीर की रक्षा कर रही है, तो उसका दोनों इनका डिफेंसिव की का नियंत्रण और गैदरिंग का नियंत्रण वो है, न्यूट्रिटिव का नियंत्रण स्प्लीन स्टमक है, हमेशा ध्यान रखिए। डिफेंसिव की पसीने तापमान का नियंत्रण करेगी, यानी लंग्स नियंत्रण करेंगे, ठंडा गर्म अधिक लगे तो डिफेंसिव की का उपचार करना चाहिए, लंग्स का उपचार करना चाहिए। शरीर के ऊपरी भाग पर आक्रमण होने पर लंग्स की का उपचार करें, सर्दी लगने पर विंड कोल्ड इन लंग्स और जुकाम लगने पर विंड हीट इन लंग्स का उपचार करना चाहिए। जुकाम माने गर्मी में होती है वो जुकाम कहलाती है, तो उसको विंड हीट इन लंग्स, सर्दी में विंड कोल्ड, और जुकाम माने सर्दी जुकाम में अंतर यही कि जुकाम गर्मी में भी हो जाता है, जुकाम वो। शरीर के नीचे के भाग खासकर यूरिनरी ब्लैडर में इंफेक्शन आने पर किडनी यांग का उपचार करना चाहिए, ये ट्रीटमेंट पैटर्न दिया हुआ है। मध्य भाग में इंफेक्शन आने पर लंबी अवधि का जो होता है स्प्लीन, या तो मध्य का कंट्रोल कौन है, स्प्लीन, और नीचे वाला यूरिनरी ब्लैडर किडनी, तो नीचे का हो गया, ऊपर लंग्स हो गया। ये ट्रिपल वार्मर के हिसाब से भी
यही सिस्टम है। डिफेंसिव की दिन में शरीर के बाहरी भाग की रक्षा करती है और रात में शरीर के अंदरूनी भाग की रक्षा करती है। अब ये देखिए, रात में, दिन में तो बाहरी, रात में शरीर के अंदरूनी भाग में चली जाती है डिफेंसिव की। डिफेंसिव की शरीर के बाहरी भाग में बहती है और रात में शरीर के अंदरूनी इन ऑर्गन, पहले तो शरीर के बाहरी में है और जब रात हो गई तो इन ऑर्गन में बहने लगी। दिन में डिफेंसिव की ग्रेटर यांग चैनल, स्मॉल इंटेस्टाइन यूरिनरी ब्लैडर चैनल, लेसर यांग चैनल एवं ब्राइट यांग चैनल होकर बहती है और डिफेंसिव की यूबी में होती है। प्रातः जब खुलते हैं तो डिफेंसिव की यूबी में होती है। रात में डिफेंसिव की कक्षा किडनी, हार्ट, लंग्स, लिवर, स्प्लीन में बहती रहती है। ये उन्होंने कंसेप्ट दिया हुआ है। और भी आगे क्या खत्म हो गया क्या चैप्टर खत्म हो गया। यस सर, चैप्टर खत्म हो गया। कुछ हम लोग समझ में आया कि नहीं?